गौरव, आपका एक केस बहुत चर्चा में थी, नजमा वर्सेस स्टेट कोर्ट। तो नजमा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इज द हाँ, पूरा नाम। वैसे ही एक और केस था जो उसका नाम है अर्पिता घोष वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो उसके बारे में बताएंगे थोड़ा। आपने जब आप फ्रीलांसिंग रिपोर्टिंग करते थे, तब आपने भी ड्यूरिंग लखनऊ टू वडोदरा तक, जो कि 1154 किलोमीटर था, वो भी आपने साइकिल से कवर किया था टू अंडरस्टैंड क्या पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है। आपने अराउंड 3 मंथ्स एक रिक्शा वाले की लाइफ जी और हाँ, उनके साथ बड़े थे। तो वो मोटिवेशन था या मतलब क्या थॉट प्रोसेस थे जिसने ड्राइव किया उस वाले फेज के लिए? बीइंग अ रिक्शा पुलर ऑल्सो गिव्स यू द लिबर्टी टू बी योर ओन बॉस। उनके लिए रेस्पेक्ट की कीमत थी। और जो पुलिस वाले, ख़ास तौर पर पुलिस वाले हाँ, जो रिक्शे वालों को बहुत गाली दे के बात करते थे और सवारियां भी उनसे वैसे ही बदतमीज़ी करते करते थे। थे, तो वो उनको ज़्यादा चुभता था बजाय कि उनकी गरीबी। सो गौरव, आप इंडियन अकाउंटेबिलिटी सेंटर के को फाउंडर भी हैं। तो क्या विजन है और कैसे स्टार्ट किया इस इनिशिएटिव को? एज ए जर्नलिस्ट आप बहुत सारे मुद्दों पे काम कर सकते हो, बिकॉज हर रोज़ आप कम से कम एक दो स्टोरीज लिख रहे हो, तो आप उतने सारे मुद्दे टच कर रहे हो। बट एज ए लॉयर अगर आप किसी केस पे काम कर रहे हो तो आप उस केस में बहुत डीप जा रहे हो और वो केस चल रहा है, सालों चल रहा है। तो द नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन हैंडल इज़ रिलेटिवली लेस। तो लॉयर होने के भी फ़ायदे हैं, नुकसान है, जर्नलिस्ट होने के भी फ़ायदे हैं, नुकसान है। तो आज के पॉडकास्ट के गेस्ट एक ऐसी शख्सियत है जो ग्रास रूट लेवल अंडरस्टैंडिंग और अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत ही डिफरेंट और नायाब अप्रोच फॉलो करते हैं। 2014 इलेक्शंस में ये खुद एक फ्रीलांसर रिपोर्टर हुआ करते थे। एंड टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल एटमोसफियर ऑफ ईच एंड एवरी पीपल इन विलेजेस ऑल्सो, ही हैड कवर्ड द होल डिस्टेंस बाय साइकिल। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने साइकिल से लखनऊ से बड़ोदरा तक का डिस्टेंस कवर किया था इन 44 डेज। जय जगन्नाथ दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के गेस्ट है गौरव जैन, जो दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट है और साथ ही साथ ये को फाउंडर भी हैं इंडियन अकाउंटेबिलिटी सेंटर का। इन सारे आइडेंटिफिकेशन के साथ गौरव अपने आप को गौरव साइकिल वाला बुलाना ज़्यादा प्रिफर करते हैं। सो कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट ले लो, इधर इट्स लिंक्डइन और ट्विटर और इंस्टाग्राम, आप इनको गौरव साइकिल वाला के नाम से बहुत इजीली रीच आउट कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमें सब्सक्राइब करोगे, उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेटेड होंगे टू ब्रिंग आउट ऑफ द लीग गेस्ट इनटू दिस शो। सो गौरव जैन ऑन बियॉन्ड द फ्रेमवर्क शो। कैसे है गौरव आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, फैंटास्टिक लोकेशन। नहीं, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। एक्चुअली जब मैंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था पॉडकास्ट में जो 15 गेस्ट के साथ, यू आर वन एमंग टॉप 5। मैंने बहुत सुना था आपके बारे में फ्रॉम राजीव सर एंड निहार ऑल्सो। सो आई रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पॉडकास्ट। आई थिंक उन्होंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी, बढ़ा चढ़ा के। नहीं, ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा क्यों कर रहा था। सो आपके सारे प्रोफाइल में गौरव साइकिल वाला है ना? यू लाइक टू कॉल योर सेल्फ आज साइकिल वाला? अब हो गया है, मतलब लीगली मैं बता दूं, लीगली मेरा नाम गौरव जैन है। अभी भी डॉक्यूमेंट्स में तो वही लिखा जाता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ माई लव फॉर साइकिलिंग, तो मेरे दोस्त मुझे साइकिल वाला बोलने लगे, ओ सो मिस्टर साइकिल वाला वेरी। सो एक ने बोला, दूसरे ने बोला, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा ही ये पॉपुलराइज हो गया। और जब मुझे भी ठीक ही लगने लगा, तो इंस्टेड ऑफ गौरव जैन, विच इज़ टू कॉमन, मतलब आप गूगल करोगे तो गौरव जैन 1000 आ जाएंगे, बट गौरव साइकिल वाला एक ही आएगा। हाँ। सो और इतना, मतलब इट ऑल्सो डिफाइंस मी। मेरे नाम में मेरी थोड़ी जो लाइकिंग्स है, मेरी जो पर्सनैलिटी का एक बहुत अहम हिस्सा है साइकिलिंग, वो भी दिख जाता है। तो
I thought ki let's go with it, and plus I was able to get a unique email address gauravcyclewala@gmail.com. अगर गौरव जैन से लेना चाहो तो वो 2305 पता नहीं क्या क्या डालना पड़ता है. So and over a period of time all my Twitter, Facebook, Instagram, all accounts became Gaurav Cyclewala. So Yes. that's how. I had seen your profile in LinkedIn also, Twitter also. I think in Insta also you are with same name. Yeah. और जनरली लोग इतने ओपनली अपने हॉबीज बट आपने बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट सही में आइडेंटिफिकेशन चूज किया है विच एक्चुअली डिफाइज यू. सो बिफोर स्टार्टिंग ये जो कनेक्शन है बिटवीन यू एंड साइकिल, कैसा ये बना, कैसे स्टार्टिंग में कैसे इतनी फैसिनेशन था और ये कैसा रहा स्टोरीज? ये फैसिनेशन बहुत लेट स्टेज में डेवलप हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अच्छा. इनफैक्ट जब मैं अपनी ग्रेजुएशन भी कर चुका था, ओके. पोस्ट ग्रेजुएशन इनफैक्ट, तो तब मुझे लगा कि यार साइकिलिंग शुरू करते हैं. आई थिंक इफ आई माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट फुटबॉल. तो मैं बहुत फुटबॉल खेला करता था ऑलमोस्ट हर रोज़ या वीकेंड्स पे तो हमेशा. और ऐसे ही एक गेम के दौरान आई मेट विद स्पोर्ट्स इंजरी वेयर माई ACL गॉट टियर. ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, घुटने का. ओके. तो उसके होने के बाद मुझे फुटबॉल को अनफॉर्चुनेटली अलविदा कहना पड़ा. तो बट कुछ ना कुछ तो स्पोर्ट करना ही था मुझे. ओके. तो दैट्स हाउ माई फैसिनेशन विद साइकिलिंग स्टार्टेड, बिकॉज फुटबॉल में जो सडन मूवमेंट चाहिए होती है और जो इम्पैक्ट पड़ता है, जर्क पड़ता है नी पे, साइकिलिंग में वो नहीं है, बिकॉज इट्स अ रिदमिक मूवमेंट ऑफ द नी. और भागने में तो आप बहुत ही इम्पैक्ट के साथ ग्राउंड से टच होते हो, साइकिलिंग में ऐसा नहीं है. तो साइकिलिंग गिव्स सम रेस्पाइट टू योर नीज. तो इसलिए वो धीरे धीरे साइकिलिंग शुरू हुई और बाय 2010 इट बिकेम, मतलब उस वक्त तो पैशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बहुत क्यूरियस था. तो अपनी सैलरी की एंटायर सैलरी से लोग तो पता नहीं माँ के लिए साड़ी लेके आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कुछ करते हैं. मैं साइकिल लेके आया था. मुझे शायद 17-18 हज़ार रुपये मिले थे और मेरी साइकिल 17,500 की ही थी. तो एंटायर सैलरी वॉज डेडिकेटेड टू द साइकिल विच आई स्टिल राइड. तो 14-15 साल की मेरी साइकिल हो चुकी है. अच्छा, दैट्स ग्रेट. मैंने आपका एक ब्लॉग पढ़ा है, द अदर साइड ऑफ द फेंस, जिसमें आपने अराउंड 3 मंथ्स एक रिक्शा वाले की लाइफ जी और उनके साथ बड़े थे. तो वो मोटिवेशन था या मतलब क्या थॉट प्रोसेस थे जिसने ड्राइव किया उस वाले फेज के लिए? एग्जैक्ट कोई पिन पॉइंटेड जैसे फिल्मों में नहीं होता कि हाँ. ये हुआ और उसने ठान लिया कि ये करना है, ऐसा तो शायद मैं अभी रिकॉल नहीं कर पाऊंगा या था भी नहीं. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस टू नो द लाइफ ऑफ अ साइकिल रिक्शा वाला. प्रॉबेबली बिकॉज मैं खुद एक साइकिलिस्ट था, तो मैं साइकिल रिक्शा वालों को थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्व करता था, तो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. एंड आई थॉट आफ्टर माई जर्नलिज्म, मेरा शायद 2011-12 में मैंने ख़त्म किया था अपना जर्नलिज्म स्कूल. तो उसके बाद मुझे कुछ एज अ जर्नलिस्ट मैं चाह रहा था कि मैं कुछ करूं. और सारे वो कौन से किस टाइप के जॉब मिल रहे थे, PR वाले या गोस्ट राइटिंग या कुछ, एनीथिंग बट जर्नलिज्म टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैंने कहा यार ये तो नहीं करना है, तो फिर क्या करना है. तो आई स्टार्टेड थोड़ा सा कॉन्टम्पलेटिंग. और तब मुझे लगा कि अगर मैं कुछ ऐसा, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू नो कि साइकिल वालों की, रिक्शा वालों की ज़िंदगी क्या रहती है, तो वाई नॉट एक्चुअली डू इट एंड लर्न इट. एंड मेंटली तो शायद प्रिपेयर नहीं था, बट एटलीस्ट फिजिकली मैं प्रिपेयर था, क्योंकि साइकिल काफ़ी चला रखी थी. तो मुझे लगा कि अगर साइकिल चला सकता हूँ 100 किलोमीटर, तो रिक्शा तो चला ही सकता हूँ.
हालांकि वो अजम्पशन भी थोड़ा गलत था बट मुझे लगा कि चला सकता हूँ, तो ऐसे शुरू करा. एंड आफ्टर व्हेन द जर्नलिज्म स्कूल एंडेड, उसके बाद मैंने 1-2 महीने के लिए कहीं पर इंटर्नशिप करी थी. एंड आफ्टर दैट देन आई बिकेम अ रिक्शा वाला. अच्छा, तो एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है, जब अजय रिक्शा वाला जिए थे तब तो आपकी लाइफस्टाइल भी पूरी उनकी जैसी थी, तो आपको दिक्कत नहीं हुई उस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके उस तरह पूरा मतलब दिन भर जैसे आपको जो फेयर मिलते हैं उसमें एडजस्ट करना, या आप अपना पॉकेट मनी भी होता था एक्स्ट्रा? बाय एंड लार्ज तो वही रहता था, बट मेरी थोड़ी दोहरी जिंदगी थी. ओके. दोहरी इन द सेंस, डे टाइम में तो मैं रिक्शा वाला था, बट शाम को मैं घर जाता था. ओके. तो सारे दिन, मतलब इस 3 महीने के दौरान सारे टाइम मैं वहीं नहीं रहा, क्योंकि अच्छा. मेरे को अपना कवर भी बचा के रखना था. बिकॉज हैड आई लेफ्ट द हाउस कम्प्लीटली, तो फिर मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता ना कि क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ रह रहा है. Okay. तो मैं उस लाइन में नहीं जाना चाह रहा था. आई वॉज थिंकिंग कि मैं घर पे ही रहूँगा, बट डे टाइम में मैं ये करके, सो दैट वे आई विल रिमेन कि हाँ कुछ करने जा रहा हूँ, क्या कुछ जो भी कर रहा हूँ, व्हाटएवर. एंड देन सो कुछ दिन, जैसे यंगस्टर्स नहीं कि एक दिन कभी बाहर दोस्तों के रुक गए, या सो 1-2 दिन मैं वहीं पर ही रुक जाता था, बट शाम को मैं घर पे आता था. सो डे टाइम में मैं रिक्शा वाला था, बट रात में नहीं था. तो घर का जो कंफर्ट होता है वो बाय एंड लार्ज मिला है. और मुझे क्योंकि ब्लॉग भी करना होता था, तो वहाँ रह के आई कुडंट हैव केप्ट अ लैपटॉप, आई कुडंट हैव केप्ट मतलब इंटरनेट की भी एक समस्या हो जाती. प्लस तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आई वॉजंट अ रिक्शा वाला 24 hours, but I was a rickshaw wala from morning 9 a.m. till 7 p.m. or something like that. और कभी इस ड्यूरेशन के बाद या कभी पेरेंट्स को पता चला था कि आप हाँ, कर रहे हो? मतलब ये एक्सपेरिमेंट खत्म करने के लिए नहीं किया था मैंने. मतलब आई वाज थिंकिंग कि मतलब, सो व्हेन आई स्टार्टेड देयर वाज नो एंड डेट टू इट. ओके. So it ended because my parents came to know. so and I think वो नवंबर में उनको पता लगा था. So that's how it ended at the नवंबर 30 नवंबर को, ऐसा कुछ जो भी था. क्या रिएक्शन था? हाँ, रिएक्शन क्या था उनका? मदर का थोड़ा एक्सट्रीम था. पापा क्या रिएक्शन था, उनके मन में क्या था, वो तो मुझे पता नहीं, बट बाहर कोई ज़्यादा खास. अच्छा. वैसे मेरा और पापा के साथ इक्वेशन ऐसी भी है कि अगर उनका बहुत वायलेंट रिएक्शन होता भी तो वो शायद जाहिर ना करते. अच्छा. तो वो थोड़ा होता है, माँ बेटा और बाप का रिश्ता शायद वंस द बेटा ग्रोज अप वो थोड़ा डिस्टेंट ही हो जाता है. तो बट बाय एंड लार्ज पापा वाज चिल कि ठीक है जो भी है. मदर वाज कि अरे हमारा नाम डुबो दिया, ये है सब, अब क्या कहेंगे, क्यों कर रहा था. सो शी कुडंट अंडरस्टैंड कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, ऐसा क्या कमी हो गई मतलब मेरे जीवन में फाइनेंशियली, या उनके प्यार में क्या कमी रह गई थी कि मुझे ये करना पड़ गया. शी वाजंट एबल टू रैप हर हेड अराउंड. अंडरस्टैंड दैट पेन. उन्हें लग रहा होगा इतनी क्या जरूरत है इतनी कष्ट करने की, मतलब. बट आई थिंक वो थोड़ा वो होता है ना, सोसाइटी में हमारा नाम डुबो दिया, तो वो सोशल पर्सपेक्टिव था शायद, उस तरफ से उनका जो पेन था या गुस्सा था वो थोड़ा ज़्यादा था, बजाय कि मुझे बहुत कष्ट हुआ होगा. पता नहीं, आई एम जस्ट गेसिंग, आई डोंट नो कि क्या था. ओके. तो जब इस ड्यूरेशन में आपको मतलब क्या क्या वैसे नॉलेज गेन इन द सेंस, क्या पर्सपेक्टिव, ऑब्वियसली बहुत कुछ देखा होगा आपने, बट ऐसे कोई रिमार्केबल जो याद रह गया हो? एक पर्सपेक्टिव तो था कि मतलब समथिंग दैट वी डू नॉट कंसिडर. हमें लगता है कि अरे अगर कोई रिक्शा वाला है तो वो उस लाइफ से बहुत परेशान है, एंड given the chance he will leave it and do something else. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि
बीइंग अ रिक्शा पुलर ऑल्सो गिव्स यू द लिबर्टी टू बी योर ओन बॉस. तो अगर आप किसी कैंटीन में एक सफाई बर्तन धोने वाले या वेटर या जो भी हैं आप, तो आपके ऊपर मालिक का डंडा है हर वक्त और आपको छुट्टी नहीं मिल सकती. आपको 12 घंटे, अगर 16 घंटे, आई डोंट नो कितने घंटे काम करते हैं, क्योंकि आप सुबह 6 बजे आते हो, आलू छीलते हो, सैंडविच बनाते हो, पूरे दिन भर आप टेबल साफ करते हो और रात को 11 बजे जाते हो. सो इट बिकम्स ऑलमोस्ट 6 घंटे जो सोते हो, उसके अलावा पूरे टाइम काम करते हो. तो वो वाली जॉब इज probably a rickshaw puller would consider that job even harder, and therefore मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो, मैं उनसे पूछता था कि यार वो 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है, आप वहाँ लग जाओ, वहाँ पर तो एक वेटर की तलाश भी कर रहे हैं. वो बोलते नहीं नहीं, कौन करेगा यार, वहाँ पर सारे टाइम सुनना पड़ेगा, यहाँ पर तो रोज़ की रोज़ आप कमाते हो. तो इट ऑल्सो कम्स विद अ सम पॉजिटिव एस्पेक्ट. सो इट्स लिबर्टी. आप रोज़ कमा रहे हो, सो आप किसी के मोहताज नहीं हो. ये सब फैक्टर्स हैं. और सो ये एक एंगल है जो हमें नहीं लगता. वी कमिंग फ्रॉम रियली वेल ऑफ बैकग्राउंड, तो हमें उस एंगल से वो बहुत लगता है कि अरे बहुत दुखदायक है, जो कि है ट्रू, बट कंपेयर टू अदर थिंग्स मे बी नॉट. आई एंड नेगेटिव पर्सपेक्टिव ये था, मतलब नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं, ये जो मुझे लगा कि एक रिक्शे वाले उनके जॉब को थोड़ा सा हिकारत या तिरस्कार भरी निगाह से देखा जाता है. तो जो डिसरिस्पेक्ट है, एटलीस्ट उस टाइम तो था. अब ज़्यादातर साइकिल रिक्शा तो ख़त्म हो गए और बैटरी रिक्शा आ गए. तो समहाउ the respect has increased, क्योंकि उस टाइम पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो साइकिल रिक्शा वाला बनना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, बट ई रिक्शा बन सकते हैं. वो थोड़ा सा ऊपर, मेहनत भी कम है और रिलेटिवली समाज की निगाह में वो इतना गिरा हुआ काम नहीं है कि अरे साइकिल रिक्शा बन. तो जो उनके लिए रेस्पेक्ट की कीमत थी. और जो पुलिस वाले, ख़ास तौर पर पुलिस वाले जो रिक्शे वालों को बहुत गाली दे के बात करते थे और सवारियां भी उनसे बदतमीज़ी करते थे, तो वो उनको ज़्यादा चुभता था बजाय कि उनकी गरीबी. तो आपको क्या लगता है कि जो हम पे करते हैं वो अंडर पेड है? आज सपोज कहीं भी जाते हैं, पहले तो वो कुछ भी कोट करे, हमें एज एन इंडियन में पहले ही उसे कम करेंगे, है ना, एज ए नेचर. तो जो भी वो दे रहे हैं हम, देखो दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज है. कुछ लोगों को मोशन सिकनेस होती है, वो सिकनेस रिक्शा में कभी नहीं आती, बिकॉज इट्स ओपन एयर ही होता है एंड स्लो, है ना. और मतलब मुझे तो अभी भी ठीक लगता है, अगर पास में जाना, आई प्रीफर कि रिक्शे में ही जाओ. और बिकॉज उनको भी मौका मिलना चाहिए कुछ कमाने का, है ना. हमारे घर के साइड जो स्टैंड है उसमें कम से कम 3-4 लोग हैं, कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं. तो इन दैट पर्सपेक्टिव को लगता है मुझे. तो क्या पेमेंट हम जो जितना भी पे करते हैं वो ठीक है या कम ही देते हैं ना? आपको क्या लगता है? देखिए दिल्ली का जो मिनिमम वेज है वो आई डोंट नो कितना, 20,000 है, 21,000 जो भी है. तो 20,000 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 700 रुपये पर डे, 7 या 21. हाँ अराउंड. तो मुझे नहीं लगता कि कोई रिक्शा वाला 700 रुपये पर डे कमा रहा है, खास तौर पे साइकिल रिक्शा. सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ साइकिल रिक्शा. एक तो साइकिल रिक्शा ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो गए हैं, अब बहुत कम जगह. लाजपत नगर में मैं देखता हूँ कुछ हैं, यहाँ पर हैं या नहीं पता नहीं. तो ई रिक्शा वाले शायद कमा लेते हैं क्योंकि वो एक बारी में 4-5 सवारी बिठा लेते हैं, बट साइकिल रिक्शा वाले उतना नहीं कमाते. और आप जैसे लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, बीइंग अ माइनॉरिटी, ज़्यादातर लोग अगर कोई डिस्टेंस 10 रुपये में एज अ शेयर्ड रिक्शा कवर हो रहा है तो 30 या 40 रुपये दे के कवर कोई भी नहीं करना चाहेगा फ्रॉम द फाइनेंशियल परस्पेक्टिव. बट अंडर पेड वाला क्राइटेरिया, आई मीन दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ अ फेयर वेज देन. वो एक
अलग ही आर्ग्यूमेंट है. बट अंडरपेड इस वजह से कहूँगा मैं कि अगर वो 30-40 रुपए जो मिलते हैं हमसे, अगर उसके लिए सफिशिएंट होते तो वो रिक्शा नहीं चला रहा होता. तो द फैक्ट दैट ही इज पुलिंग हिज रिक्शा डिस्पाइट वी पेइंग हिम 30-40 whatever bucks, so it is less money. अदरवाइज अगर उसको 100 रुपए उस राइड के मिले जो कि नहीं मिलेंगे, तो देन ही विल बी एबल टू सेव, ही विल बी एबल टू, सो थोड़ा सा बेहतर हो सकता कमा पाएगा, थोड़ा सा बेहतर सेव कर पाएगा. बट इस सिचुएशन की आयरनी ये है कि अगर वो ज़्यादा कमा पाएगा तो वो शायद ये नहीं करेगा. सो इट्स अ सेल्फ डिफीटिंग थिंग कि अगर ज़्यादा मिलेगा तो वो ये नहीं करेगा. आई डोंट नो, आई मीन व्हाट्स फेयर इन दिस. उस एक्सपीरियंस के बाद जब आप कभी जाके उनको वापस मिले थे, मतलब जिनके साथ भी थे, और उनको हाँ. बताया था कि आप ये 3 मंथ्स अंडरस्टैंड कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के बारे में, और नहीं, कोई प्रोजेक्ट के बारे में हाँ, मतलब तो जो भी नहीं बिहेवियर स्टडी था उसके बारे में बताया था आपने? इस तरीके से नहीं. मतलब मैंने ये तो नहीं छुपाया कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं कुछ मैं पढ़ता, सो बिकॉज वो छुपा भी नहीं सकता. लाइक बहुत सारी चीज़ें आपके बोलने के तरीके में, लहजे में होती हैं कि यू कैन नॉट फेक कि आप 10वीं फेल हो या व्हाटएवर. तो वो सब तो नहीं. बट मैं ये नहीं था कि मैं ये कोई जर्नलिज्म का कोई असाइनमेंट है जो मैं कर रहा हूँ. बट दे अज्यूम्ड कि आई एम फेसिंग सम फाइनेंशियल डिफिकल्टी विच इज़ वाई आई हैव टू डू दिस आउट ऑफ कंपल्शन. बट obviously they always believed ki this is a short thing because I am educated, I'll obviously be doing something else very soon enough. तो अभी now they know कि मैं वकील हूँ मैं, so that is somewhat that they have accepted कि हाँ बढ़िया होगा, ठीक कमा रहे हो ना, अब सब बढ़िया चल रहा है, तो they are happy for me कि I have moved out of this. हाँ, तो ये है कि बट मैंने ये नहीं बताया कि ये कोई जर्नलिज्म का कोई प्रोजेक्ट था या ऐसा कुछ. देन और उन्होंने पूछा भी नहीं कि क्या, तो यही है. बट हाँ, मैं जाता हूँ जब भी कोई नॉर्थ कैंपस से गुजरता हूँ, या मेरी बुआ का घर वही नॉर्थ कैंपस के पास है शालीमार बाग में, तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो अपने दोस्तों से भी मिलता हुआ चला जाता हूँ. एक जो ब्लॉग था अपना द अदर साइड ऑफ द फेंस, उसमें आपने एक बंदे का बहुत जिक्र करा है, संजय तुरी करके. या यू आर स्टिल इन टच विद हिम? या अभी कल परसों ही वो बिहार गया छठ पूजा के लिए, तो उस जाने से पहले वी वर टॉकिंग. अच्छा. हाँ, और अभी उसने एक और नया ई रिक्शा लिया है, खरीदा है, तो पता नहीं 1.5-2 लाख का पड़ा होगा एक. सो किश्तों पे लिया है, तो उसका सारा पैसा जो था उसमें लग गया था. तो मैंने उसको काफ़ी ऑफर करा कि भाई अगर फाइनेंस, क्योंकि अब गांव भी जा रहे हो, और छठ में यू हैव अ ट्रेडिशन ऑफ टेकिंग अ लॉट ऑफ क्लोथ्स एंड स्वीट्स फॉर द रिलेटिव्स इन गांव, तो आपका सारा पैसा तो उसी में लग जाता है. तो मैंने कहा कि अगर आपको कुछ फाइनेंशियल कुछ हेल्प चाहिए तो मैं दे सकता हूँ. तो उसने एक बात बोली कि नहीं भाई, मैं नहीं चाहूँगा कि दोस्ती में ये पैसे वाला एंगल आए, अदरवाइज दोस्ती भी खराब हो जाती है. तो उसने मना कर दिया. मैंने 3-4 बार बोला कि ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. उसने बोला, बट मैंने ये कह के छोड़ दिया कि अगर आए तो आप प्लीज कॉल करना. बट आई डोंट थिंक वो कॉल करेगा. सो इसके बाद आपने जब आप फ्रीलांसिंग रिपोर्टिंग करते थे, तब आपने भी ड्यूरिंग लखनऊ टू बड़ोदरा तक, जो कि 1154 किलोमीटर था, वो भी आपने साइकिल से कवर किया था, टू अंडरस्टैंड क्या पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है. खास तौर पर उन जगहों पे जहाँ पर टीवी के कैमरे नहीं पहुँचते, बिकॉज दे यूजुअली ओनली गो टू द सिटीज, और वो भी सिर्फ रैली में. तो कैसा था वो पर्सपेक्टिव? बहुत ही बढ़िया. मतलब उस पूरे रूट में ऐसा कोई शहर या ऐसा कोई गांव था ही नहीं जो मैं पहले कभी गया था. सो
that was an entirely new route that I had traveled. गूगल मैप यूज करके सब कवर किया था कैसे नहीं, बट plan गूगल किया? मैप, हाँ, ये प्लानिंग भी बहुत विचित्र थी अपने आप में. तो एक ऐप है मैप माई राइड, साइकिलिस्ट यूज़ करते हैं, तो मैं यूज़ किया करता था. बट उसमें एक फीचर रहता है कि आप अपना एक रूट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अगर यहाँ से जाना है और यहाँ जाना है. तो गूगल मैप्स तो आपको उससे लेके जाते हैं ना, सड़कों से और वो सब. तो आई कुड चार्ट माई स्टार्टिंग एंड डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग कि मैं 50 से 60 किलोमीटर अगर दिन भर में चलाऊंगा तो मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ. एंड देन आई यूज टू चार्ट माई पाथ बाय लोकेटिंग दोज विलेजेस जो उस रास्ते में पड़ेंगे. और क्योंकि वो मैं नहीं चाहता था कि मैं हाईवे वगैरह से जाऊं, तो वो सारे हाईवेज को अवॉइड करने के लिए मुझे क्या करना होगा. सो सुबह का आधा एक घंटा तो मुझे अपना रूट डिसाइड करने में लगता था. एंड देन आई वुड स्टार्ट. और मैं लंच कहाँ करूँगा, मैं डिनर कहाँ करूँगा, मैं सोऊंगा कहाँ, कुछ नहीं पता होता था. वो ऑन दैट मोमेंट मैं जहाँ पहुँचा वहाँ पर क्या अवेलेबल है, किस आदमी से टकरा गया, किसने मुझे ऑफ़र कर दिया कि चलो खाना खाने चलते हैं, और उनसे ही जो बात होती थी कि क्या माहौल चल रहा है, किसकी जीतने के आसार लग रहे हैं ज़्यादा, किसकी हवा है, कौन पिछला उम्मीदवार था, अब कौन है, उसने कुछ करा, कुछ डेवलप. सो दीज वर द learnings that I was able to gauge, which I don't think कभी और शायद मैं कर पाता. और उसके बाद क्योंकि मेरा धीरे धीरे जर्नलिज्म का अंत हो गया और लॉ का शुरू हो गया, तो वो अपने आप में एक ऐसा अनुभव रहा कि वो शायद कभी रिपीट नहीं होगा. एंड उसको करने के लिए मेरे दिमाग में यही था कि जब मैंने मिंट छोड़ा था, तो मिंट के इमीडिएटली बाद जो हिंदुस्तान टाइम्स का जो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, उसके इमीडिएटली बाद मुझे लगा कि क्या करना चाहिए. और 2014 में चुनाव थे, तो ये एक ख्याल मेरे दिमाग में था कि अगर अभी नहीं करे कवर इलेक्शन, तो अगले इलेक्शन 5 साल बाद है. एंड यू नेवर नो कि उन 5 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा. दोबारा मैं रिपोर्टर रहूँगा या नहीं रहूँगा, एक बात. और अगर रहूँगा भी तो क्या मुझे ये मौका मिलेगा, शायद मैं कुछ और चीज़ कर रहा हूँ. तो अगर ये मौका मिल रहा है ऐसा कुछ करने का, तो कर लेना चाहिए. प्लस 5 इयर्स बाद आपकी शायद टांगों में उतना दम ना रहे कि आप उतना साइकिल चला पाओ. तो आई थॉट आई डिसाइडेड टू डू दैट, एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिड दैट. तो जो पोल व्हील्स में जो आपने कवर करें आज, और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और जो ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है, उसके अलावा कुछ ऐसा है जो वहाँ कवर नहीं है, कोई ऐसी इंसिडेंट हाँ, आई थिंक कोई ऐसे एक्सपीरियंस जो बहुत ही डिफरेंट हो? हाँ, एक एक्सपीरियंस तो ये था कि मैं ऑलमोस्ट मर गया था. क्या बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट मैं मर जाऊंगा, बिकॉज मेरा ख्याल था कि ड्यूरिंग द रूट देयर वाज वन पॉइंट वेयर यमुना वाज देयर इन द मिडल. नहीं, वेट अ मिनट, नॉट यमुना, चंबल. और चंबल को क्रॉस करने के लिए पुल था, बट क्योंकि मैं हाईवेज और वो सब अवॉइड कर रहा था, तो मैंने सोचा कि गांव के अंदर से कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा, या कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर बोट्स चलती होंगी, तो मैं उससे निकल जाऊँगा. और वो पॉइंट था भी, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, वो एक, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा गांव था, क्या था, बट वहाँ पर मैं पहुँचा और वहाँ पर एक मोटर बोट थी. और चंबल उस जगह पर करीब 1 किलोमीटर चौड़ी थी. और मैं इस ओवर कॉन्फिडेंस में था कि 1 किलोमीटर इज़ अ स्विमेबल डिस्टेंस, क्योंकि मैं स्विमिंग का शौकीन था, तो मैं काफ़ी स्विमिंग करता था. और 1 घंटे में मैं 1-1.5 किलोमीटर स्विम कर लेता था. सो जब 1.5 किलोमीटर आप स्विम कर सकते हो, तो 1 किलोमीटर तो कर ही सकते हो. बट जो 1.5 किलोमीटर करा था वो मैंने स्विमिंग पूल में करा था, और ये नदी था. सो देयर इज अ डिफरेंस.
आई डेंट कंसिडर दैट. प्लस उस नदी में अलेजेडली मगरमच्छ, क्योंकि ओह। चंबल है तो ओह। मगरमच्छ भी हो सकते हैं. तो मैंने कहा कि यार मगरमच्छ ये डराने के लिए होता है, कुछ होते नहीं है मगरमच्छ. हाँ. सो मैंने कहा कि ये साइकिल, लेट मी पुट द साइकिल ऑन द मोटर बोट बट आई विल स्विम इट अक्रॉस. ठीक है. तो ऐसा मोटर, क्यों करा? मतलब उल्टा करते हैं ना? नहीं, मतलब वो दोनों भी तो रह सकते थे, आप भी बैठ सकते हाँ दोनों थे। बैठ अच्छा, सकते आपने हैं. वैसे अजन एडवेंचर। हाँ तो मैंने कहा कि यार स्विम करके जाएंगे, देखते हैं क्या होता है. तो उसने मोटर बोट वाले ने मना कर दिया कि नहीं, अगर स्विम करके जाएगा तो मैं तेरी साइकिल भी नहीं लेके जाऊंगा. सो आई हैड नो ऑप्शन बट टू, सो आई स्कीम्ड कि एक बार बोट पे चले जाएं उसके बाद तो कूद जाएंगे, लाइक हु विल स्टॉप मी. तो सो आई एंड मोटरसाइकिल बोथ वाज ऑन मोटर बोट, एंड वंस द बोट वाज 100-200 मीटर ऑफ द दिस किनारा, आई रिमूव्ड माई क्लोथ्स एंड जम्प्ड इन. बोट वाले ने कह दिया, क्लियर कह दिया कि अगर तू कूद रहा है तो अगर डूबा तो मैं वापस तेरे को लेने नहीं आऊँगा. हाँ तो मैंने ठीक है जो भी है, एंड आई जम्प्ड इन. बट द मोमेंट आई जम्प्ड इन, मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ से मगरमच्छ आ रहा है, यहाँ से मगरमच्छ आ रहा ओह नो। है. You know, मुझे लगा आई वाज Okay. क्लियरली हेलुसिनेटिंग. कोई था नहीं वहाँ पे. तो मैं 500 नहीं, 500 तो बहुत ज़्यादा हुआ, 400-500 मीटर तक तो मैं तैरता रहा. बट देन आई रियलाइज कि, बट आई थॉट कि मैं अब डूब गया, अब मैं मर गया. सो eventually I raised my hand to call that with full understanding कि वो नहीं आएगा, क्योंकि उसने clearly बोल दिया कि नहीं. अब तो मैं बोला यार अब मरता क्या ना करता. raise my hand. that boat was बहुत आगे. so Okay. हाँ तो पता नहीं, आते आते ही उस बोट को कम से कम 10-15 मिनट लग गए, एंड 10-15 मिनट तक मैं तैरता रहा विद दिस अंडर. सो देन आई रियलाइज कि यार मतलब मैं तैर तो सकता था. नदी के बीच में जब मैंने गिव अप कर दिया कि मैं तो अब मर गया, अब तो यार कुछ नहीं हो सकता, व्हेन आई रेज माय हैंड्स, और अपने ऊपर काफ़ी लानत भिजवाई कि बिकॉज आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि भाई मैं तो कर दूंगा. और फिर मैं खुद ही ईटिंग एंड हम्बल पाया, जो अंग्रेजी में बोलते हैं कि अपनी, पैर पे कुल्हाड़ी हाँ मारो। नहीं पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं, मतलब आप क्लेम कर रहे हो कि मैं कर लूंगा और फिर बाद में मदद मांग रहे हो आफ्टर सेइंग कि मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है. वही तो मैंने करा था, चल भाग, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं. एंड देन हम, यार प्लीज बचा ले. तो आफ्टर ईटिंग दैट हम्बल पाई आई रियलाइज कि इफ आई हैड नॉट मेंटली गिवन अप कि मैं मर गया, आई वुड हैव एक्चुअली स्वैम द होल रिवर, क्योंकि मैं 10-15 मिनट तक तैरता रहा. दैट बोट took a lot of time to turn and come back. So that moment was something which I thought I'll die. और एक और इंसिडेंट था जब I was chased by few people in a jeep who were, पता नहीं कोई माइनिंग कंपनी या जो भी आप कहें उसके एम्प्लॉयज़ थे या उनके गुंडे थे, क्या थे मुझे नहीं पता. सो मेरे रूट में जब मैं जा रहा था तो कुछ शायद राजस्थान की बात है या मध्य प्रदेश की, वन ऑफ द टू, कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर माइनिंग होती है, या पत्थर की माइन, या जो ग्रेनाइट बोलते हैं, हाँ, ग्रेनाइट. जो एमपी के रोड में था हाँ शायद। तो ग्रेनाइट माइनिंग वाला रूट था. तो जो एक माइन मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा डीप थी, तो आई वॉज फैसिनेटेड, अरे क्या मस्त माइन है. तो आई वॉज क्लिकिंग फोटोग्राफ्स. ओह। तो अब उनको पता नहीं क्या लगा कि मैं कौन हूँ, क्यों क्लिक कर रहा हूँ, क्या है. सो मैं क्लिक करके साइकिल पे आगे बढ़ गया, एंड आफ्टर सम टाइम आई सॉ एक जीप मेरे पीछे आ रही है, एंड दे वर लाइक कॉलिंग मी, ओ. सो इसके अलावा तो मुझे और कुछ, एंड दे वर डूइंग ऑल दोज जेस्चर्स टू स्टॉप मी. मुझे लगा कि यार ये तो कुछ गड़बड़। खतरनाक टाइप के लोग हैं, एंड मैं साइकिल चलाता रहा. इनफैक्ट आई ऑल्सो तेज़ चलाने लगा, बट इवेंचुअली साइकिल कितनी तेज़ चल सकती हाँ, है, right जीप है। इवेंचुअली तो आ ही जाएगी. तो एक जगह कहीं जाकर उन्होंने फिल्मी स्टाइल में मुझे ओवरटेक करा, रोका, कौन हो, क्या कर रहे हो, कैसे, क्यों फ़ोटो ले रहे थे, एंड ऑल दैट. एंड देन दे से कि नहीं, जो हमारे मालिक हैं जहाँ वो माइन पे हैं, आप चलो वहाँ पर, आप उन्हीं को बताना जो बताना है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट 1.5 किलोमीटर मैं वापस गया. आई मीन भागने का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं. सो दैट वुड हैव ओनली
worsen the मेड condition. सिचुएशन, या वर्सन द सिचुएशन। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। इस दौरान मैं अपने एडिटर को, जो उस वक्त मैं ये जो आर्टिकल्स लिख रहा था पोल व्हील्स नाम के, वो आउटलुक मैगजीन में छप रहे थे। Okay. तो आउटलुक मैगजीन के एडिटर को आई वाज कॉन्स्टेंटली कॉलिंग, उसने फ़ोन नहीं उठाया फॉर वट एवर रीजन्स। तो देन आई रियलाइज कि भाई अब तो, क्योंकि अगर वो फ़ोन उठा लेता, सुन लेता, एंड ही कुड हैव कॉल्ड समबडी, सम डीजीपी और समबडी हु कुड हैव सेंट सम हेल्प। तो वो सब तो नहीं हुआ, बट थैंकफुली जो उनके मालिक थे वो मेरी बात समझ पाए, एंड ही रियलाइज कि आई एम नॉट समबडी हु वुड इज़ प्रॉबेबली अ Okay. थ्रेट टू हिम। तो फिर थोड़ी देर बाद जाने, आफ्टर ही मेड मी डिलीट ऑल द फोटोग्राफ्स, अच्छा. देन आई वाज अलाउड टू गो। सो जब ऐसे पोल व्हील्स के लिए ऑलरेडी आप ये लिख रहे थे, तो उसमें सिक्योरिटी का कोई मतलब रिपोर्टर का सिक्योरिटी का कोई वो नहीं होता, नहीं, बिकॉज अलाइनमेंट या आइडियली तो होना चाहिए। इफ यू आर समबडीज एम्प्लॉई, हाँ, देन दे वुड सी, अगर मैं किसी संस्था का एम्प्लॉय हूँ तब तो वो मुझे अगर भेज रहे हैं कहीं पर, तो मुझे वहाँ होटल का भी, रहने का इंतज़ाम करेंगे, जाने का भी पैसा देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बट यहाँ पर ऐसा कोई रिटन एग्रीमेंट आउटलुक के साथ हुआ नहीं था। ओके. मैंने बोला था कि मैं ये कर रहा हूँ, क्या आप ये मेरे जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे वो छापना चाहेंगे? एंड आउटलुक रिस्पॉन्डेड टू माई ईमेल। ओके. तो बस बात तो यही हुई थी, और वो भी वर्बली बात हुई थी कि मैं आर्टिकल लिखूं, भेजूंगा उनको और वो छापेंगे। सो इट वाज मोर ऑफ अ आर्टिकल बेस्ड अग्रीमेंट, और वो भी उन्होंने ऑनर नहीं करा इवेंचुअली। तो दोज 11 आर्टिकल्स वर इवन टिल डेट रिमेन अनपेड। तो वो उसका मुझे कोई पैसा नहीं मिला। ये अलग बात है कि देन आई सूड आउटलुक व्हेन आई वाज स्टडीइंग माय एलएलबी। तो वो केस 2017 में डला था, आज 2024 है, तो चल ही रहा है केस, अभी भी चल रहा है। ओके. तो आउटलुक ने मुझे पैसा तो नहीं दिया, मुझे एक केस दे दिया। अच्छा. तो तो आप रात को फिर रुकते कैसे थे, मतलब कहाँ रुकना है, खाना वाना सब कुछ अपने एक्सपेंस से करना है? इस इलेक्शन यात्रा के दौरान या रिक्शा वाले के करंट हाँ, इलेक्शन यात्रा. इलेक्शन हाँ. कहीं नहीं, मतलब इस यात्रा को आप दो फेज या हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो वो यात्रा जो गाँव के दौरान हुई है, और वो यात्रा जो शहरों में। तो अगर इनफैक्ट एंड पॉइंट क्या था उस पर डिपेंड करता है कि मैं कहाँ रुकता हूँ। अगर एंड पॉइंट कोई शहर है, लाइक बांदा शायद एक शहर था, या ग्वालियर एक शहर था, ये कुछ मेजर शहर थे। लखनऊ से तो खैर शुरू ही हुआ था, और वडोदरा पे ख़त्म हुआ था। तो अगर शहरों में मैं रुक रहा हूँ तब तो मुझे होटल करना पड़ता था। बट अगर गाँव में रुक रहा हूँ या कोई कस्बे में रुक रहा हूँ, एनीथिंग अदर देन मेजर शहर, ऐसा हो ही जाता था कि कोई ना कोई टकरा जाता था और वो कहता था चलो हमारे घर चलो। ओके. सो मैं उन्हीं के घर रुकता था, या फिर कोई पंचायत घर होता है जो गांव का, वहाँ रुक जाता था। सो गांव में मैं आई लिव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, शहरों में आई हैड टू स्पेंड। हाँ, ये मैंने देखा है, मतलब दे आर मोर सोशल काइंड ऑफ। तो इवन ट्रीटमेंट वाइज वो वही ऑफर करते हैं जो खुद भी लेते हैं। वैसे शहरों में तो यू हैव टू पे एंड परचेज, है ना। सो वो स्कीम है। सो आपको कभी लगा नहीं कि थक जा, मतलब क्योंकि साइकिलिंग इतना मस्कुलर काम है ना, तो कभी लगा नहीं बीच में छोड़ूं? एटलीस्ट इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद, जैसे कि कोल वाला हुआ, एंड जहाँ पे रिवर क्रॉसिंग में आपको प्रॉब्लम हो। आई थिंक दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि मुझे एक्चुअली नहीं लगा कि छोड़ दो इसको, कि probably because when you have made a commitment to yourself कि यहाँ से उसका इस यात्रा का नाम था, ओरिजिनल नाम जो मैंने conceptualize किया था while writing the email to Outlook and other, इसका नाम था गांधी टू मोदी, बिकॉज जो गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी यूपी में,
क्या नाम है उसका, रायबरेली नहीं, अमेठी। अमेठी की। अब तो नहीं लड़ता अमेठी से, बट राहुल गांधी यूज्ड टू फाइट फ्रॉम अमेठी। सो ओरिजिनल प्लान था कि मैं अमेठी से स्टार्ट करूंगा और नरेंद्र मोदी की जो वन ऑफ द टू कॉन्स्टिट्यू, क्योंकि नरेंद्र मोदी वडोदरा यूजुअली दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ता था, वडोदरा एंड इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद आई एम नहीं, वेरी वीक इन पॉलिटिक्स। जहाँ भी, जो भी अभी हाँ। यूपी में, यूपी का भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ, नो नॉट अयोध्या, मेरे ख्याल से इलाहाबाद ही है। जो संगम बोलते हैं, संगम ही संगम इलाहाबाद तो ही है ना। इलाहाबाद ही है। हाँ, हाँ, राइट। तो इलाहाबाद से ही वाज स्टैंडिंग एंड वडोदरा। तो आइडिया वाज टू साइकिल फ्रॉम अमेठी टिल वडोदरा एंड देयरफॉर गांधी टू मोदी। ओके। तो एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से वहाँ तक जाना है, देन टू गिव इट अप इन द मिडल didn't sound so good. It was almost like that नदी वाला इंसिडेंट कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि पूरी नदी क्रॉस करनी है तो करनी है, देन टू गिव इट अप इन द मिडल वाज ऑलमोस्ट लाइक अरे नहीं यार, और एक बार मैं ऑलरेडी कर चुका था ये, तो दोबारा नहीं करना था। और इन द पास्ट, मतलब 2011 में जब मैं जर्नलिज्म स्कूल में था, तो मैंने दिवाली की छुट्टियों में गोवा साइकिल करने का सोचा था। मेरा कॉलेज था अमरावती, विच इज़ नियर नागपुर। ओके। तो नागपुर से बॉम्बे, बॉम्बे से गोवा मैंने प्लान किया था कि मैं करूँगा। बॉम्बे से गोवा, हाँ। तो ये भी करीब 1000-1200 किलोमीटर का सफ़र था। अब मैंने यहाँ नागपुर नहीं, अमरावती से बॉम्बे, बॉम्बे से नहीं ना, जहाँ भी था, बट आई एंडेड इट इन रत्नागिरी, और रत्नागिरी वॉज जस्ट 200 किलोमीटर्स फ्रॉम गोवा। ओके। तो मेरा एम था गोवा जाने का, एंड आई स्टॉप्ड फ्यू 100 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ इट। और वो मुझे आज तक भी खलता है, क्योंकि उसके बाद मैं वो कंप्लीट कर ही नहीं पाया। उस वक्त मैं सोच रहा था अरे कोई बात नहीं, रत्नागिरी से चलते हैं वापस, क्योंकि कॉलेज खुल गया था, तो अरे चलते हैं, बाद में कंप्लीट करनी। वो बाद कभी हुआ ही नहीं। तो मैंने सोचा यार अब जब तो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑफ दोज सो कॉल्ड लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंसेस, उससे ऐसा नहीं लगा कि अरे बहुत ही खतरनाक चीज़ है, चलो छोड़ो और घर चलो। वो ख्याल नहीं आया। अब क्यों नहीं आया आई डोंट नो, बट आया नहीं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल पर्सन्स को आ सकता है इसके लिए। ओके। तो इस जर्नी के बाद आपने करियर शिफ्ट भी करा। पहले आप फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म करते थे, देन धीरे धीरे आपने शिफ्टिंग करी लॉ की तरफ। कोई मतलब एस्पिरेशन था या इट्स वन टाइम थॉट? एस्पिरेशन 2-3 फैक्टर्स हो सकते हैं लॉ के। एक तो मेरे पापा हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे कि लॉ कर ले, लॉ कर ले। एंड क्योंकि मैं शायद वैसा प्रोग्राम हो गया हूँ कि अगर पापा ने बोला तो फिर तो करना ही नहीं है टाइप्स। हाँ, तो इफ़ ही सेइंग कि लॉ कर ले, तब तो मैंने ठान ही लिया था कि नहीं करना है। बट एट सम पॉइंट 2011 में ही जब मैंने जर्नलिज्म स्कूल ज्वाइन किया था, उस वक्त मैंने लॉ का भी पेपर एंट्रेंस एग्ज़ाम भर दिया था, DU का। तो मेरा जर्नलिज्म में भी हो गया था एंट्रेंस क्लियर, और लॉ का भी हो गया था। बट क्योंकि मुझे लॉ में कोई ख़ास नहीं थी दिलचस्पी, तो मैंने लॉ को ड्रॉप कर दिया और जर्नलिज्म करा, एंड देन आई वेंट टू मिंट एंड देन आई डिड जर्नलिज्म। बट आई डोंट नो हाउ ह्यूमन्स आर डिज़ाइंड, ह्यूमन ब्रेन। सो आप जब कोई चीज़ छोड़ देते हो तो एट सम पॉइंट वो आपके दिमाग में रह जाती है, या क्या होता है, गॉड नोज। मैं गॉड नोज तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं गॉड में बहुत यकीन रखता हूँ, बट बोलने के लिए तो तो जब 2015 में जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो आई हैड सम टाइम ड्यूरिंग द इवनिंग, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ऑप्शन था कि यू कैन डू लॉ इन द इवनिंग, 6 से शाम के 6 से 9 तक। मैंने फिर से एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, वो हो गया। तो देन आई स्टार्टेड स्टडिंग लॉ। फिर 3 साल बाद आई हैड द डिग्री इन माई हैंड। तो दैट्स हाउ धीरे धीरे फ्रॉम जर्नलिज्म, फ्रॉम अ reporter with a newspaper to a freelancer
to a law student to a lawyer. So that's how the transition happened. ओके। और आपने इस पे भी मैं लॉ पे थोड़ा देर बाद आऊँगी, उससे पहले आपने स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी से भी फेलोशिप किया था, वो लॉ का पार्ट है या डिफरेंट है? नहीं, लॉ का ही पार्ट है, इनफैक्ट लॉयर बनने के बाद का पार्ट है. ओके। So School for Democracy was a fellowship which was given to me in 2021. So Okay. 21 से 24 तक. And so 2018 में मैं लॉयर बन गया था, मतलब मेरे पास अच्छा। LLB की डिग्री आ गई थी. So this School for Democracy happened at least 2-3 साल बाद after becoming lawyer and after COVID. So it's a Okay. post-COVID Okay. incident. तो हाउ इट इज यूनिक दैट फेलोशिप, कैसे यूनिक है बाकियों से? मेरे जीवन में या फेलोशिप अपने आप में कैसे आपके यूनिक जीवन है? में। ओके, एक तो मैं ये भी बता देता हूँ कि क्यों यूनिक है. आई थिंक मैं बहुत सारी फेलोशिप्स को नहीं जानता जहाँ पर इतनी फ्रीडम, इतनी लिबर्टी मिलती है जो इसमें मिली थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फेलोशिप आर डिज़ाइंड विद अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. तो आपको, अगर आप फेलो बनते हो तो आपको वो काम करने होते हैं जो वो फेलोशिप चाहती है कि आप करें. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप हाउ डू आई से, लेट्स से IAC की ही फेलोशिप की बात कर लेते हैं, वो उसके हम बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. बट अगर IAC का कोई मिशन है कि आप नेताओं ने अभी तक जितने प्रोमिसेस करे हैं वो आपको एक इकट्ठे करने हैं और उनके ऊपर आपको केस फाइट करने हैं, तो आपकी सारी प्रैक्टिस फिर उसी के इर्द गिर्द हो जाएगी ना, कि आप उन्हीं प्रोमिसेस को आप इकट्ठा करेंगे. और विच इज़ नॉट अ बैड थिंग इन इटसेल्फ, बट दैट इज़ हाउ इट इज़ डिफाइंड. बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज फेलोशिप, स्पेशली फॉर लॉयर्स, मैं बाकियों के लिए नहीं बोल रहा, बाकियों के लिए बहुत स्ट्रक्चर्ड थी, बट लॉयर्स के लिए इट वॉज वेरी free in the sense that they pre-selected you. So if they already like your work, which you are doing already, then they just want to tell you that you keep doing what you're doing in the manner that you want to do, and we'll just support you by providing you X amount of money as a stipend, fellowship, whatever you want to call it. Therefore, I continued doing what I was doing before the fellowship. Okay. After it, only with more freedom and liberty, क्योंकि अब मुझे पैसे का इतना कोई वो मोटिव नहीं था कि अगर आप मुझे पैसा नहीं दे पा रहे हैं and I want to fight your case and you want me to fight your case, so अगर आप नहीं भी दे पा रहे हैं तो भी मैं लड़ पाऊँगा, क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है to live my life ठीक ठाक इन दिल्ली. और क्योंकि मेरा, मतलब मैं घर पे ही रह रहा था, तो किराया विराए का इतना कोई ज़्यादा लोड नहीं था, तो आई वॉज एबल टू सस्टेन माई सेल्फ रीजनेबली वेल. तो एक तो ये फेलोशिप का पार्ट, और दूसरा ये कि फेलोशिप से मुझे एक बेहतरीन लोगों की एक टीम मिली. हालांकि उस टीम का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा सदुपयोग नहीं कर पाया. कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ गए, या बात स्टार्ट हुई फिर नहीं चल पाई. बट आई थिंक दैट टीम इज़ फॉर लाइफ. तो अगर 5 साल बाद या 10 साल बाद भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी क्लिक करती है, तो वी कैन ऑलवेज रीच आउट टू देम एंड टेल देम कि भाई ये एक केस है, लेट्स वर्क ऑन दैट. या फिर, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फेलोशिप वाज दैट इट वाज नॉट जस्ट फॉर लॉयर्स. सो इसमें जो झारखंड में कोई मज़दूरों से रिलेटेड इश्यूज़ पे काम कर रहा है, या राजस्थान में रोज़गार गारंटी अधिनियम से रिलेटेड उस पे काम कर रहा है, या केरला में RTI के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इतने सारे लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, और यू नेवर नो कब कहाँ पर कौन सा लीगल इशू अराइज हो जाए, एंड व्हेन दे रिक्वायर योर inputs and you get an opportunity to go in Kerala High Court and fight a case. So
अच्छा. it was a great substrate which can always give fruits not only now but 5-10 years down the line. Plus you always have a Okay. home wherever you want to go. So मेरा एक दोस्त केरला में है, अब एक झारखंड में है, और ऐसे ऐसे एरियाज में है जहाँ पर मैं शायद Normally. अदरवाइज नहीं जाऊँगा, बट उनसे मिलने शायद चला जाऊँ. So yeah, I mean, it was a great fellowship. Plus helped me to survive for 3 years. तो जब फेलोशिप खत्म हुई तो मुझे सोचना पड़ा कि यार अब कैसे, अब पैसे कहाँ से आएंगे. आपने एक पॉइंट बोला कि स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी इट अलाउज यू टू कंटिन्यू द गुड वर्क. तो वो गुड वर्क मींस कौन से वो केसेस थे जिसकी आप मेंशन करें? हाँ, तो वेल गुड वर्क कहना तो शायद मैंने गुड Good वर्क work- नहीं कहा था. Sorry, दैट भी I think- अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना. बट या जो मैं काम कर रहा था वो ये था, बहुत सारे मेरे केसेस ऐसे हैं जो जिसमें द क्लाइंट सिंपली कैन नॉट पे. ओके. तो मैं वो केस तभी कर पाया क्योंकि स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी वाज एबल टू पे मी. तो बट मेरे साथ क्या था कि मैं वो केसेस फेलोशिप से पहले भी कर रहा था. अब वो क्यों कर रहा था, क्या था, जो भी था, मतलब ऐसा होता था कि अगर आप 10 क्लाइंट हैं आपके पास, 7-8 अगर नहीं पैसा दे रहे हैं और 2-3 अगर दे पा रहे हैं तो इवन आउट हो जाता था. सर्वाइवल वाला, मतलब हाँ, ऐसा कोई right. कमा नहीं रहे हो आप कुछ, सो बट उतना कमा पा रहे हो कि आप चल पा रहे हो. और क्योंकि 2018 में ही मैं लॉयर बना था, और लॉयर बनने का ऐसा कोई लखपति करोड़पति बनने का कोई ऐसा मोटिव था नहीं कि मुझे पैसा कमाना है इसलिए लॉयर बनना है. मेरा तो इंटेंशन, वन ऑफ द इंटेंशन वाज कि एज अ जर्नलिस्ट आई कुड ओनली राइट यस. and then leave it to somebody else to take that article, get inspired by it or get angry by it, and then file a case in the court based on that article so that something can happen. So ये बहुत लंबा प्रोसेस था. As a lawyer, you can actually fight something in the court and get a result. So it's more, आपके हाथ में कंट्रोल ज़्यादा है. रिजल्ट ड्रिवन. हाँ रिजल्ट ड्रिवन है. हाँ, तो आप उन मुद्दों को रिजल्ट तक या कंक्लूजन तक या लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने में ज़्यादा केपेबल होते हो. एटलीस्ट दैट्स हाउ. हालांकि इसके दोनों पक्ष हैं. एज अ जर्नलिस्ट आप बहुत सारे मुद्दों पे काम कर सकते हो, बिकॉज हर रोज़ आप कम से कम 1-2 स्टोरीज लिख रहे हो, तो आप उतने सारे मुद्दे टच कर रहे हो. बट एज ए लॉयर अगर आप किसी केस पे काम कर रहे हो तो आप उस केस में बहुत डीप जा रहे हो, और वो केस चल रहा है, सालों चल रहा है. तो द नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन हैंडल इज़ रिलेटिवली लेस. और लॉयर बनने के बाद एक और चीज़ मैंने सीखी है कि आप हर मुद्दे को, जो मुद्दा आपको परेशान कर रहा है, आप उस मुद्दे को खुद लेके आगे नहीं बढ़ सकते, अनफॉर्चुनेटली, 1-2 को छोड़ के. बाय एंड लार्ज यू हैव टू गेट अ पिटिशनर, यू हैव टू गेट somebody else who is equally, if not more, aggrieved by that issue, and he should be brave and bold enough and slightly rich enough who would agree to file a case in the court and pay you so that you can fight that case. तो वो ऐसा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बैठ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिस इशू से आप परेशान हो उससे आप परेशान नहीं हो, तो आप क्यों फालतू में किसी के फटे में पैर डालोगे और उस मुद्दे में केस डालोगे जिससे कि आपको परेशानी हो. बिकॉज आप केस डाल रही हो तो जिसके खिलाफ केस डाल रही हो वो तो आपको हर बार ऐसा नहीं होता, बट परेशान करने के चांसेस तो होते ही हैं कि व्हाई आर यू डूइंग दिस. सो और 1 साल 1.5 साल तक चलेगा तो हो सकता है आपको एक आध बार कोर्ट आना पड़े. नहीं, सो व्हाई वुड यू बॉदर योरसेल्फ विद ऑल दैट ट्रबल if this issue is not troubling you in the first place? And if it's troubling me, so I should file a case. But if I file a case, I no longer remain a lawyer. I became a petitioner. और petitioner और lawyer की standing में बहुत फ़र्क होता है. The way court
treats you is very different when you are a petitioner vis-a-vis a lawyer. Also, you cannot wear the band. Okay. So you're not a lawyer. You are not a lawyer. You are a petitioner and you can argue your case, no doubt. But जो effectiveness होती है उस केस की, plus I think उस केस को आपके करियर का केस भी काउंट नहीं करते हैं. मतलब एज ए लॉयर मैं कह सकता हूँ ना, मैंने 100 केस लड़े हैं, बट उन 100 केसेस में जो मैं खुद केस लड़ूंगा अपने, विच विल बी गौरव जैन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली या गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आई डोंट थिंक दोज केसेस वुड काउंट एज द केसेस वेयर आई फॉट एज अ लॉयर. Okay. Those cases would be just Gaurav Jain who fought as a petitioner. So again, they are different than what you want to do as a lawyer. So over a period of time, आपकी priorities बदल जाती हैं और आपको कुछ issues जिसमें आप वाकई में आप चाहते भी हो कि कुछ, then आपके पास एक option रहता है कि आप किसी lawyer को hire करो. Then it also doesn't make sense कि यार तू खुद lawyer है तो खुद ही लड़ लेना, वो दोस्त बोलेगा. So plus then if you are hiring him, you have to pay him. तो आपके पास so there are a lot of ifs and buts in this whole thing. So lawyer होने के भी फायदे हैं, नुकसान है. जर्नलिस्ट होने के भी फायदे हैं, नुकसान है. तो ओके. गौरव, आपका एक केस बहुत चर्चा में थी, नजमा वर्सेस स्टेट कोर्ट. नजमा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नहीं, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली इज द पूरा नाम. तो उसके बारे में बताएंगे थोड़ा. बिल्कुल. आज मैं दिल्ली हाई कोर्ट में था, तो मेरे काफ़ी अजीज़ मित्र हैं अनंत अस्थाना, तो उनके साथ लंच कर रहे थे. तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी, जो सच भी है, कि नजमा केस इन सम वेज हैज़ प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन माय करियर, लीगल करियर. तो वैसे अपने आप में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट केस तो है ही, बट आज की डेट में भी मेरी जो प्रैक्टिस है, हाई कोर्ट की प्रैक्टिस विद द काइंड ऑफ रिट पिटिशंस आई डू, उसमें नजमा केस की बहुत बड़ी भूमिका, बिकॉज दिस केस हैज़ लेड टू अदर केसेस एंड दे हैव ऑल्सो. एंड टॉकिंग ऑफ द नजमा केस, इसका ओरिजिन, पहले मैं रिजल्ट बता देता हूँ, ओरिजिन पे बाद में आते हैं. रिजल्ट ये था कि इन 2021 the Delhi High Court ruled in our favor, saying that if the Chief Minister has made a promise, then the government is bound to honor that promise, and the government cannot take the plea that because the promise was not converted into a policy or a notification, something which is on a piece of paper and written in black and white, that is not a good enough reason to say कि ओ क्योंकि हमने पॉलिसी नहीं बनाई तो इसलिए हम इस प्रॉमिस को ऑनर नहीं करेंगे. क्योंकि अगर आपने जनता से सीधा सीधा, अभी भी हम जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये कहीं लिखा तो नहीं जा रहा, बट एक वीडियो की फॉर्म में लोग देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे. तो वैसे ही अगर आप एज अ चीफ मिनिस्टर आप जनता के सामने यूट्यूब के माध्यम से या किसी और ऑनलाइन माध्यम से उनको एड्रेस कर रहे हैं, वो भी ऐसे टाइम में जब हाहाकार मची हुई है, कोविड टाइम में, जब जनता आपके एक एक शब्द पे अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले ले रही है. अगर आप कह रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना, तो वो नहीं निकल रहे हैं. अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ रात को निकलना है, तो वो अपने सारे काम रात के लिए रख रहे हैं, so that they can go. So if every word of yours in that time was so valuable, and at that time you have said कि मैं आपका किराया, so हाँ, तो प्रॉमिस ये था, जब कोविड में लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे थे अपने अपने गाँव में, और बहुत सड़कों पर हजारों लाखों की तादाद में लोग चल रहे थे, ट्रकों से कुचले जा रहे थे, हफ्ते हफ्ते महीने महीने चलकर गांव जा रहे थे, तब हमारे चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल ने ये प्रॉमिस करा, जो कि आई थिंक अपने आप में एक अच्छा प्रॉमिस था. एक ऐसा प्रॉमिस था जो एक इंसान के नाते कोई भी दूसरा इंसान करता है,
और वो खुद बोल रहे थे कि आप मुझे अपना भाई अपना बेटा मानते हो तो प्लीज़ मेरी बात सुनो, दिल्ली छोड़ के मत जाओ। अगर किराए की वजह से आप जा रहे हो तो जो थोड़ा बहुत आपका किराया आपसे नहीं दिया जाएगा वो दिल्ली सरकार देगी। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आपने प्रॉमिस करा, मैं रुक गया दिल्ली में। 6 महीने बाद जब मैं आपके पास आ रहा हूँ कि हुजूर चीफ मिनिस्टर साहब आप प्लीज़ इन 6 महीने का, मैं पूरा 6 महीने का किराया नहीं मांग रहा, मेरा 6 महीने का मान लो 60,000 रुपये 10,000 रुपये अगर महीना है और 60,000 बनता है तो उसमें से मैं ऑलरेडी 40 भर चुका हूँ, अपना पेट काट के जो मर्जी करके मैं 40 भर चुका हूँ, मेरा 20,000 बकाया, आप 20,000 दे दो। किसी का 30 बकाया था, किसी का 35 बकाया था, इस तरीके से ये नंबर है नहीं। तो वी फाइल्ड मैनी चिट्ठियां लिखी उनको बहुत सारी, कम से कम 400 लोगों ने दिल्ली के चिट्ठियां लिखी कि प्लीज़ आप दे दो। उनका दिल नहीं पसीजा तो इवेंचुअली फिर हमने हाई कोर्ट में केस डाला। वो कैसे डला वो अपना आप में एक बड़ी जद्दोजहद वाली कहानी है। कैसे डला वो भी कर लेते हैं। तो उसके बारे में भी आते हैं। बट इवेंचुअली जब डला और नोटिस हुआ तो फिर 21 जुलाई 2021 एंड देन वी वर एबल टू प्रूव इट कि अगर प्रॉमिस कोई सरकार करती है, खास तौर पर उस सरकार के ऐसे लोग जो पावर में, चीफ मिनिस्टर से ऊपर तो किसी सरकार कोई होता नहीं है, चीफ मिनिस्टर राज्य में और प्राइम मिनिस्टर देश में, तो अगर वो प्रॉमिस से अपने मुकर रहा है तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अच्छा ट्रेंड सेट करा कि आप जो प्रॉमिस करते हो यू हैव टू ऑनर इट, उसकी वैल्यू है। बट अनफॉर्चुनेटली वो सिंगल जज का जो फैसला था वो दिल्ली सरकार ने, सिंगल जज ने ये बोला था कि आप एक पॉलिसी बनाइए। सिंगल जज ने ये भी नहीं बोला कि आप उन लोगों को पैसे दीजिए, उन्होंने बोला कि आप पहले पॉलिसी बनाइए कि आप इन लोगों का जो रिक्वेस्ट है उसको कैसे डील करोगे। आप सारे लोगों के पैसे दोगे या कोई क्राइटेरिया सेट करोगे कि इन लोगों का हम पैसा दे सकते हैं, या जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं ऊपर हैं, क्या यू डोंट नो। एज अ गवर्नमेंट यू कम अप विद अ पॉलिसी एंड देन वी विल डिसाइड कि ये पॉलिसी अच्छी है खराब है, और अगर पॉलिसी अच्छी है तो आप उस हिसाब से इनको पैसे दीजिए। दिल्ली सरकार ने वो भी नहीं करा, उन्होंने पॉलिसी बनाना तो छोड़ो, उन्होंने सीधा चैलेंज कर दी वो जजमेंट कि ये जजमेंट खराब है फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो अभी वो केस चल रहा है इंडियन कोर्ट्स में। तो एक चीज़ अगर कोई अटक जाए तो फिर तो तारीख पे तारीख का सिलसिला चलता रहता है। और डला कैसे था, उसका शुरुआत ऐसे हुई थी कि जब लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, बहुत सारे लोग तो चले गए थे, बट जो रुक गए थे क्योंकि उनका गांव में कुछ है ही नहीं। अगर आपका गांव ही नहीं है तो आप यहीं हैं तो फिर जाओगे कहाँ? या फिर जो हमारे चीफ मिनिस्टर की बात सुन के रुक गए थे तो उन लोगों के लिए हम राशन पानी और जो भी तेल मसाला आटा वगैरह का इंतज़ाम कर रहे थे। तो रोज़ हम करीब 25-30 लोगों को वो राशन की किट्स बांटते थे। उसके बाद ख़त्म हो जाती तो फिर मना करके उनको बोल देते कि आज तो ख़त्म हो गया। So over a period of time it became very popular। तो वो कह रहे थे कि आप ये जो कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छा है, इससे हमारा घर थोड़ा चल पा रहा है, बट मेन हमारी जो दिक्कत है वो किराए की है। तो फिर देन आई थॉट कि क्या किया जा सकता है। तो पहली बार तो मैंने जो केस था वो अपने नाम से ही डाल दिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि क्या दिक्कतें होती हैं जब आप केस खुद लड़ते हो। तो ये दिक्कतें होती हैं कि आपने डाल दिया कि आप तो गौरव हो, आप किराएदार हो नहीं, आप भूखे मर नहीं रहे, आप तो यहाँ दिल्ली में अपने घर में बड़े आराम से बैठे हो, आप क्यों आ रहे हो इनके फरियाद लेके कि किराएदारों का जो किराया है वो माफ कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने पूछा, जो कि लॉजिकल भी है। तो उन्होंने मेरा केस भी डिसमिस कर दिया और मुझ पर 10,000 रुपये की फाइन या कॉस्ट, लीगल भाषा में उसको कॉस्ट बोलते हैं, तो 10,000 रुपये का कॉस्ट भी डाला।
बट उस जजमेंट से, उस ऑर्डर से एक खिड़की खोल दी हाई कोर्ट ने कि अगर कोई मेरे पास किराएदार जो खुद परेशान हो वो आता है तो हम सुनेंगे, देखते हैं क्या होता है। उससे मुझे आइडिया मिला कि यार अब तो कोर्ट ने खुद ही बोल दिया है कि अगर वो आएंगे तो हम सुनेंगे, चलो। तो फिर उन जो मेरे घर पे रोज आते थे, पता नहीं कितने 40-50 जो भी थे आते, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ लोग तो थोड़ा आप कनेक्शन बन जाता है। तो मैंने धीरे धीरे उनसे पूछा कि ऐसे हम सोच रहे हैं, अगर आपको वाकई में परेशानी है तो आप चिट्ठी लिखिए। एक चिट्ठी का मैंने फॉर्मेट तैयार करा। ओके। कि क्योंकि वो खुद नहीं लिख सकते ना, वो पढ़े लिखे नहीं है, या अगर हैं भी तो चीफ मिनिस्टर को क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इट्स अ वेरी नॉट फेमिलियर वे। आप भले ही कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन एक तो हम भी नहीं लिख एक लीगल चिट्ठी में क्या जाना चाहिए, वो कैसे लिखना है, तो वो बनाया फॉर्मेट। फिर जो अब इस मैसेज को कैसे, वो 4-5 लोगों से तो बात बनेगी नहीं। मैं चाह रहा था कि पूरी दिल्ली में ये मैसेज जाए, तो उसके लिए एक वो जो कैमरे मोबाइल के सामने एक वो 1-2 मिनट की वीडियो बना के उसको वो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करा, जो इवेंचुअली कहीं पहुंची। इस तरीके से दिल्ली के कुछ इलाके, पुरानी दिल्ली के कुछ, सॉरी पालम के कुछ इलाके जहाँ मैं रहता हूँ, पुरानी दिल्ली के कुछ इलाके और ओखला के पास कुछ इलाके, वहाँ से लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, चिट्ठियाँ लिखी गई, 400 के करीब 400-500 चिट्ठियाँ हमने लिखी। इवेंचुअली उन अभी केस तक लेवल नहीं पहुँचा है, अभी सिर्फ चिट्ठियाँ लिखी हैं, उन चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं आया। अब उन चिट्ठी लिखने वालों में से हमने बोला है कि देखिए अभी हमने कोशिश तो करी लेकिन हुआ कुछ नहीं इन चिट्ठियों का, लेकिन इस चिट्ठी से हमें केस डालने के लिए एक वो मिला है, तो आप केस डालने में इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन जो लोग चिट्ठी लिखने के लिए तैयार हो गए थे, ज़्यादातर लोग केस सुनते ही कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या हाई कोर्ट में केस, मैंने बोला नहीं जाना, आपको नहीं जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा। और कोविड टाइम है तो फिजिकली तो मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं भी घर में बैठ के मोबाइल से ही बात करूँगा जिससे, तो जाना किसी को नहीं है। लेकिन हर कोई एफिडेविट पे साइन करने के लिए राज़ी नहीं होता, तो ले दे के बहुत चक्कर काटने के बाद 5 किराएदार और 1 मकान मालिक राज़ी हुए कि हम पिटिशनर बनेंगे। और इस तरीके से ये पिटिशन डली। और कि मकान मालिक का इंक्लूजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी था और बहुत ही यूनिक भी था। ये केस जब जीता गया था उसके बाद एक संस्था है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, CPR, उनकी एक काफ़ी PhD मतलब काफ़ी अच्छी, मतलब स्कॉलर कह सकते हैं उन्हें, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने ये नोटिस करा कि आज से पहले जितनी भी केसेस कोर्ट्स में लड़े गए हैं वो किराएदार बनाम मकान मालिक लड़े गए हैं। किराएदार एक टीम में होते हैं, मकान मालिक दूसरी टीम में होते हैं। ये शायद पहला केस था जिसमें किराएदार और मकान मालिक एक टीम की तरह लड़े थे, क्योंकि यहाँ पर बात थी कि जो प्रॉमिस किया गया था चीफ मिनिस्टर ने वो किराएदारों को भी के लिए भी था और मकान मालिक के लिए भी था। क्योंकि अगर किराएदार किराया नहीं दे पा रहा है तो वो किसको नहीं दे पा रहा है, मकान मालिक को। तो चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि आप इनसे किराया मत लीजिए, इनको मत डराइए, इनको मत भगाइए, इनको रहने दीजिए अपने घर में, दिल्ली सरकार इनके बदले आपको किराया दे देगी। हाँ। तो मकान मालिक को भी आश्वस्त कर दिया कि उसने भी आपको घर से नहीं निकाला और आपको भी आश्वस्त कर दिया, तो इसलिए आप गए नहीं, आप रहते रहे। हाँ। तो आपको भी फंसा दिया, मकान मालिक को भी फंसा दिया। और 6 महीने बाद जब चीजें थोड़ी नॉर्मलाइज हो गई तब हाथ झाड़ के कि जी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, या कहा भी था तो कागज पे तो वो लिखा नहीं था, तो जी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। That was very dishonest। मतलब वो जो अपनी ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी, there is a phrase that he uses कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है या हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार कट्टर। तो उनकी कथनी और करनी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर मुझे लगा कि आप बोलते कुछ हो और करते कुछ हो, और जब आपको मौका मिल रहा है कि आप अपनी कथनी और करनी एक साबित करने का, तो आप केस लड़ रहे हो। आप वकील को
they must have spent 10 times more, 10 क्या 100 बेस्ट से बेस्ट वकील कर रहे हैं वो। दिल्ली सरकार महंगे Okay. से महंगे वकील कर रही है इस केस को लड़ने के लिए, जस्ट बिकॉज उन्हें उन कुछ किराएदारों को कुछ 1000 रुपए नहीं देने। हाँ, जो कि शर्म बहुत की बात। कम है। ओके। इस नजमा वाले केस के साथ और भी ऐसे कुछ केसेस थे या जो बहुत हाईलाइट हुए आपके करियर में? हाँ, एक केस है जो जैसे नजमा भी कोविड टाइम का है, हाँ। बट इसमें ये किराए वाला मसला अलग है। वैसे ही एक और केस था जो जिसका नाम है अर्पिता घोष वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। सारे केस आप हाँ, गवर्नमेंट। एग्जैक्टली। तो अभी तो मेरे जितने दोस्त हैं वो बस यही बोलने लगे तो दिल्ली सरकार के पीछे क्यों पड़ा रहता है, जिसका मुझे आंसर बहुत ही अटपटा लगता है कि अगर मैं शायद उत्तर प्रदेश में रह रहा होता तो मेरे केसेस ज़्यादातर अर्पिता घोष वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी होता या स्टेट ऑफ यूपी होता। इट जस्ट सो हैपन्स कि मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली सरकार एज अ सिटीजन आप सरकार से ही तो मांगोगे। हाँ, ये अलग बात है कि क्योंकि ये जो प्रोमिसेस वाले मसले हैं ये दिल्ली में ज़्यादा हो रहे हैं तो इसीलिए दिल्ली सरकार, अगर केंद्र सरकार के कुछ प्रोमिसेस को निभाने की बात आएगी या कुछ ऐसे केसेस जहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया ने कुछ गड़बड़ करी है तो फिर यूनियन के खिलाफ भी लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे केजरीवाल से कोई दुश्मनी है। इनफैक्ट लॉन्ग टाइम अगो 2010 में तो आई वॉज somebody who used to go along with this आम आदमी। तब तो आम आदमी पार्टी शुरुआत नहीं थी ना, उससे पहले का जो एक फेज था जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो एक मुहिम थी उसमें मैं काफ़ी जुड़ा था। इनफैक्ट वहाँ पर भी मेरी साइकिल उनकी रैलियों में जाया करती थी। सो केजरीवाल यूज्ड टू एक्चुअली एक्नॉलेज दैट इन दिस रैली देयर वाज अ साइक्लिस्ट हु इज कमिंग। सो आई थिंक ही नोज मी एज अ पर्सन। अब 10-12 साल का गैप आ गया है वो एक अलग बात है। okay. बट बाय एंड लार्ज दुश्मनी कुछ नहीं है। बट जब आप एक आम आदमी से ऊपर बढ़कर एक सरकार के सबसे बड़े मुखिया हो जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी अलग हो जाती है। तो मैं बस आपको उन जिम्मेदारियों का एहसास एक अपने तरीके से करवा रहा हूँ। कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ कि मुझे आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा नेता बनना था, आपने मुझे नहीं बनाया तो इसलिए मैं बदला लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यूनियन जो कि अब हो रहा है कि कुछ केसेस हैं मेरे जो यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ है, तो धीरे धीरे जब ज़्यादा केसेस होंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी सिर्फ दिल्ली सरकार से कोई पर्सनल दुश्मनी है। बट अभी तो फिलहाल ज़्यादातर केसेस ऐसे ही हैं जिसमें जैसे कि अर्पिता घोष वाले केस में अगेन दिल्ली गवर्नमेंट हैड प्रॉमिस्ड दैट दे विल गिव 1 crore rupees to anyone who dies during COVID if he is performing COVID duty. तो अर्पिता घोष के पिताजी was a मोहल्ला क्लिनिक डॉक्टर। ओके। तो ऑब्वियसली बीइंग अ डॉक्टर तो वो कोविड पेशेंट्स या नॉन उस वक्त तो पता ही नहीं था ना कि किसको कोविड है किसको नहीं है। वो तो सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, किसी को निकल आया वो उनकी डेथ हो गई। नाउ कैन यू टेल मी 3 फ्लैगशिप थिंग्स ऑफ आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, वो अपनी खूबियां गिनाती हैं जब, तो सबसे टॉप 3 पायदान पे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? अगर आप अरविंद केजरीवाल हैं और आपको अभी इलेक्शन लड़ने हैं 2025 की, तो आप अपनी गिनवाओगे ना कि मैंने ये कर दिया ये कर दिया। आप 3 चीज़ें क्या गिनवाओगे? व्हाट कैन यू थिंक? ऑब्वियसली कोविड को बहुत अच्छे से मैनेज करा, और सेकेंड वो तो वही बोलते हैं ना आम आदमी वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, जनता के बीच में जनता बट स्पेसिफिकली वो हेल्थ की बात करते हैं, हाँ, एजुकेशन की बात करते हैं, ये 2 उनके मेजर प्लैंक्स है। और एक कि हमने वो बिजली पानी फ्री कर दिया और आपका बोझ घटा दिया, ठीक है। और हेल्थ में सबसे बड़ा उनका जो झंडा जो वो लहराते हैं वो मोहल्ला क्लिनिक, कि हमने हेल्थ को गली गली तक पहुंचा दिया, ठीक है। और मोहल्ला क्लिनिक का जब कोई डॉक्टर मरता है तो आप उसको डिसोन कर देते हो। उन्होंने जो अपने, देखिए आप टीवी पे जो मर्जी बोलें उसकी वैल्यू नहीं है,
एटलीस्ट लोगों पॉलिटिशियंस को लगता है। लेकिन वो जब कोर्ट में फाइल जब एफिडेविट करते हैं तब उनको भी लगता है कि उसकी वैल्यू है, और वो एक्चुअली में सच लिखना पड़ता है एफिडेविट में, बिकॉज अगर आप झूठ लिखते हो तो आप पे परजरी की कार्रवाई हो सकती है। तो अपने एफिडेविट पे वो लिख के देते हैं अपने कि हमने नहीं, एफिडेविट तो खैर वो किसी और में, हाँ इस वाले केस में तो उन्होंने अपना एफिडेविट भी फाइल नहीं करा। यहाँ पर वो कहते हैं कि क्योंकि ये एक आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर था, और क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक वॉज नॉट अ कोविड फैसिलिटी, ओह, क्योंकि कोविड के जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल थे वो अलग थे, तो इसीलिए क्योंकि ये कोविड ड्यूटी नहीं कर रहे थे तो हम नहीं देंगे इनको पैसा। बट उसमें तो बहुत स्कार्सिटी थी डॉक्टर्स की, कहीं भी कोई ट्रीट हो रहा था, पता नहीं जो तो, जिसको ऑप्शंस मिले। तो फिर ये तो ऑब्वियसली कोर्ट के सामने नहीं चला उनका ये बकवास। तो कोर्ट ने बोला कि यार आप अगर आप चुपचाप दे सकते हो तो दे दो, अगर नहीं दे सकते तो मैं ऑर्डर पास करूँगा। तो उन्होंने थोड़ा टाइम घुलाया, इवेंचुअली दे कंसीडेड कि हाँ ये जो आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर थे वो भी कोविड ड्यूटी कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त पता नहीं था कि किसको कोविड है किसको कोविड नहीं है। तो भले ही वो स्पेशल डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल में नहीं थे तो भी हम अपना बड़ा दिल करके उनको, बड़ा दिल क्या पता था कोर्ट का डंडा है, सो हम देंगे। तो दे कंसीडर्ड एंड दिस जजमेंट ऑल्सो became a bit popular because after this case I got at least 9 to 10 more such cases where people were running from pillar to post trying to get this compensation which the Delhi government and union government, so इसमें union government भी involved है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो 1 करोड़ प्रॉमिस करा था और जो हमारी केंद्र सरकार है उसने 50 लाख प्रॉमिस करा था। वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं ना कि मैं इतना दूंगा मैं इतना दूंगा। तो यूनियन ऑफ इंडिया ने तो कुछ केसेस में दिल्ली सरकार ने दे दिया है, यूनियन ने नहीं दिया है। तो कुछ दोनों केसेस दे सकते हैं क्या? कुछ केस दोनों को देना है, सकने की सवाल नहीं है। अच्छा, दोनों को ही देना है। हाँ, अगर आपने कोविड ड्यूटी करी है तो आप तो मर गए, आप तो अब नहीं रहे जिंदगी दुनिया में, बट आपके जो बच्चे हैं, वाइफ हैं, माँ बाप हैं, दे आर eligible to receive 1 crore from the government of Delhi and 50 lakh from Union of India, from central government. तो किस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया, दिल्ली सरकार ने नहीं दिया, किसी में दिल्ली सरकार ने दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया, किसी में दोनों ने नहीं दिया। तो ये केसेस अभी चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके। और एक ऐसे तो इस तरह के घूम फिर के ज़्यादातर केसेस में यही मसले आ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है, और इन केसेस में तो प्रॉपर पॉलिसी है। नजमा वाला केस तो वो केस था जिसमें पॉलिसी नहीं थी। एक वीडियो थी जिस वीडियो को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने बोला कि ये वीडियो अपने आप में सफिशिएंट है और आप इस पे पॉलिसी बनाइए, आपने जो प्रॉमिस करा है उस पे पॉलिसी। यहाँ पर तो पॉलिसी ऑलरेडी है, फिर भी ये नहीं मान के दे रहे। ओके। कोई ना कोई उसमें पेच निकाल दे, ओ ये क्राइटेरिया है, इसको नहीं मैच करते, ये वाला क्राइटेरिया है। सो दे हैव देयर वेज। सो आपने दोनों केसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट ही लड़े ऑलमोस्ट, तो कभी कोई थ्रेट वगैरह नहीं है? हाँ, थ्रेट नहीं, अभी तक तो नहीं। शायद कोई और भारी भरकम केस करवा तो आएगा, बट अभी तक तो नहीं है। अच्छा, आई थिंक थैंकफुली मैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम का या जो भी लीगल सिस्टम अभी तक है उसका मैं शुक्रगुजार ही हूँ कि एटलीस्ट एट दिस स्टेज वो नहीं हुआ है कि आप अगर सरकार पे केस डालते हो तो सरकार आपकी दुश्मन बन जाए। हालांकि कई केसेस में हो जाता है, जैसे कि जो आज मैं जो हाईकोर्ट में केस लड़ा है, पहले मैं ये वाली बात खत्म कर दूँ इस वाले केस में बात। सो जब अर्पिता घोष वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली डलता है और उसमें गौरव जैन उस केस को लड़ रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली
एटलीस्ट ऐसा नहीं करती कि अरे अच्छा अर्पिता घोष हम पे सरकार पे केस डालेगी, चलो इसकी जिंदगी खराब कर देते हैं, या अच्छा गौरव जैन अर्पिता जी क्यों लड़ रहा है तो चलो इसकी जिंदगी खराब। ऐसा शायद अभी तक नहीं हुआ है, एटलीस्ट सिविल केस, ये सिविल रिट पिटिशंस हैं। क्रिमिनल में होता है नहीं होता है उसका मैं इतना ज़्यादा नहीं कह सकता, बट एमसीडी के साथ ही नहीं है। सो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एमसीडी ये संस्था हैं जो बाय एंड लार्ज दिल्ली को रन करती हैं। आज वाले केस में क्या हुआ है कि मेरी जो क्लाइंट हैं who happens to be the wife of my teacher who taught me in law school, ठीक है, तो मेरी जो क्लाइंट हैं वो उनका फ्लैट टूट रहा है या खराब हो रहा है बिकॉज उनका पड़ोसी जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो एज पर लॉ तरीके से नहीं कर रहा है। तो वो कभी उनकी इस छत में सीलन आ जाती है, कभी उनकी दीवार का प्लास्टर गिर जाता है, दीवार में छेद हो, क्योंकि वो छेद कर रहे हैं तो तोड़ ही दिया, पूरा अपना भी तोड़ दिया हमारा भी तोड़ दिया। तो हमने बहुत उनको रिक्वेस्ट करी, नहीं माने, फिर इवेंचुअली हमें केस डालना पड़ा। तो अभी क्या हो रहा है, दैट पड़ोसी हैपन्स टू बी सम सीनियर पर्सनैलिटी, सीनियर ऑफिसर इन होम मिनिस्ट्री। ओके। अब जब होम मिनिस्ट्री हो तो आप तो राजा हो भाई देश के, तो आपको कौन कह सकता है। तो दैट पर्सन इज इन्फ्लुएंशियल। होम मिनिस्ट्री के डायरेक्टली अंडर दिल्ली पुलिस आती है, तो वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। एमसीडी भी क्या ही कर लेगी, क्योंकि एमसीडी भी ले दे के इवेंचुअली ये जो हमारा एलजी है उनसे शायद, कहने को एमसीडी इंडिपेंडेंट है बट यू नो हाउ थिंग्स वर्क। तो अब एमसीडी ने क्या करा है कि हमने बोला कि ये जो भाई साहब हैं, जो फ्लैट नंबर, अगर 4 फ्लैट हैं हमारे, तो एक फ्लैट नंबर 1 मेरा है, 2, 3, 4 इस भाई साहब का है। नाउ ही इज डिमोलिशिंग एवरीथिंग एंड मेकिंग अ न्यू फ्लैट। उस डिमोलिशन की वजह से मेरा घर टूट रहा है। नाउ एमसीडी इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट इन 2, 3, 4 विच इज फोटो अगर आप देखो तो हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से एमसीडी हैज स्लैब्ड a notice, a show cause notice on me. As in my client, saying कि आपका घर इलीगल बना हुआ है, आपको 3 दिन मिलते हैं जवाब देने के लिए, अगर आप 3 दिन में जवाब नहीं देते आपका घर तोड़ दें। All because she dared to say कि इस आदमी को चुप करवाओ, या चुप इन द सेंस इस आदमी को बोलो कि ठीक, मुझे उसके घर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बनाओ जैसा मर्जी बनाओ, पर उसके चक्कर में मुझे तो मत तोड़ो। All I'm saying that, but क्योंकि I dared to raise finger on that person who happens to be some Maharaja of in home ministry or whatever, so MCD has become दुश्मन of me. बट इसी लास्ट ईयर जब इसी फ्लैट से संबंधित एक केस था जिसमें एमसीडी पे डायरेक्टली हमने केस किया था, बट इट वाज मोर ऑफ अ लीगल सवाल कि प्रॉपर्टी टैक्स का मामला है, एमसीडी बोल रही है कि आपको 1 लाख देना है, हम कह रहे हैं कि हमें 1 लाख नहीं, हमें 50,000 देना है, तो ये मसला है। तो जब हमने उसमें एमसीडी को सू करा, एमसीडी को बोला कि सेम केस डला हाई कोर्ट में, शुभा वर्सेस एमसीडी, तब एमसीडी इतना विंडिक्टिव नहीं हुई। तब एमसीडी को नहीं लगा कि हमारा घर इलीगल है, उन्होंने कोई नोटिस नहीं भेजा, वो चुपचाप आराम से कोर्ट में आते, अपनी बात कहते, हम अपनी बात कहते। इवेंचुअली एमसीडी ने भी कंसीड करा कि इनका प्रॉपर्टी टैक्स कम बनता है, मान गए, सब हो गए थे। बट अब जब कोई फॉरेन पार्टी इन्वॉल्व है जो एमसीडी को उंगली कर रही है कि क्या, नाउ दे हैव बिकम अ दुश्मन। ओह, सो I'm just showing you how in what scenario government in a way threatens you. Threat ही है कि आपका घर तोड़ देंगे, threat ही है। In what scenario government threatens you and in what scenario by and large it doesn't. So मेरे जितने भी केसेस हैं, अगर उनमें कोई बड़ा नेता पर्सनली इन्वॉल्व होगा ना, कि अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा केस डालूं जिसमें कोई सीनियर मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट is involved as somebody paying the bribe, और या उसके ऊपर आंच आ रही है, something like that, then that organization, then that government will become anti me. तो शायद अभी तक वैसा नहीं हुआ है, तो अभी तक उन्होंने छोड़ा हुआ है,
बट इवेंचुअली सूनर और लेटर आए। होगा। गौरव, आज भी आप घर से, जो कि द्वारका है, द्वारका से दिल्ली हाई कोर्ट बाई साइकिल ही आते हैं? अभी सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, मतलब जब तक मैं था घर पालम, विच इज द नेबरहुड, इनफैक्ट नेबरहुड भी नहीं कहेंगे, मतलब द जनक ऑफ द्वारका, क्योंकि पालम के कुछ हिस्से से और बाकी गांव के हिस्सों से निकाल के द्वारका बनाए। तो पालन से मैं हाई कोर्ट आता था, रोज नहीं आता था, बट जब भी मौका लगता था तो साइकिल करके जाता था। अराउंड 20 किलोमीटर पड़ता है। बट लास्ट मंथ और लास्ट मंथ आई जस्ट मूव्ड फ्रॉम पालन टू जंगपुरा, जो कि माना जाता है वकीलों का हब। एवरी हाउस हैज अ लॉयर। समटाइम्स एक घर में अगर 3 फ्लोर हैं तो कम से कम 3 या एटलीस्ट 2 फ्लोर्स में वकील हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जहाँ पर अगर जैसे बॉम्बे में इतने सारे एक्टर्स हैं, क्योंकि an actor, if you're an actor, if you consider yourself a good actor and you want work to come to you, आप वहाँ जाइए जहाँ काम आता है। तो वैसे ही मुझे लगा कि अगर शायद जंगपुरा मूव किया जाए तो probably the practice will flourish, जो मेरे लिए ज़रूरी था, again because I no longer have the luxury of fellowship money coming and making me कि मुझे ज़्यादा, तो अभी मुझे क्योंकि और केसेस ढूंढने होंगे, तो ऐसी जगह रहा जाए जहाँ पर शायद केस मिलना आसान हो। एंड ऑल्सो you have a possibility of a camaraderie or team building higher where a lot of lawyers are. तो आप उनके ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं, या उनको you can invite them over to your place, जो कि इस बार हो रहा है। तजुर्बा, तो हमने रिसेंटली एक और वेंचर शुरू करा है, तजुर्बा और गुफ्तगू, जिसको शॉर्ट में टैग बोलते हैं। तो वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि कुछ पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर्स को इनवाइट करें और हम अपने तजुर्बे शेयर करें और वो अपने तजुर्बे शेयर करें। इस म्यूचुअल शेयरिंग से, विच हैपन्स ओवर फूड एंड ड्रिंक्स, तो हम ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सीख पाएंगे जो शायद हम अगर सिर्फ अपने ही केसेस से सीखें तो शायद नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपने जो केस कर रहे हैं वो मैं नहीं करूँगा, मैंने जो केस कर रहे हैं वो आप नहीं करोगे। तो अदरवाइज हम वो चीज़ें जो नुआंसेस होते हैं ना, कि कई बार आपको पता होता है कि इस केस में अगर ऐसे कर दिया होता तो ये हो जाता, तो आपने सीखा। हालांकि आप हार गए, लेकिन आपने ये सीख लिया कि अगले केस में मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो चीज़ अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप मेरी गलती से आप वो सीख पाए और वो ना करें। तो ये एक कॉन्सेप्ट है इसका। तो अभी now that I have moved to Jangpura and I have a place, so उस मीटिंग I'm able to host it this month. तो उस जंगपुरा मूव करने का यही पर्पस था। हाँ, वहाँ से साइकिल मैं अब लगभग रोज ही कर लेता हूँ, क्योंकि इतना दूर है नहीं हाई कोर्ट वहाँ से। मेरे ख्याल से सिर्फ 4-4.5 किलोमीटर दूर है, तो लगभग रोज। ओह, दैट रिमाइंड्स मी कि मेरी आज साइकिल हाई कोर्ट में पार्क है। और ये अंधेरा हो चुका है, तो मैं फिर कल आऊंगा उसको लेने। पर उससे पहले तो आप बाय साइकिल ही आते थे जब आप वहाँ? रोज नहीं। पालम से अगर आपका मॉर्निंग में एक केस लगा हुआ है, 10:30 बजे आपको कोर्ट पहुँचना है, और वो पीक टाइम भी होता है बाकी व्हीकल्स का भी, बाकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, और तो उस वक्त साइकिल पे निकलना एक जान का जोखिम भी रहता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं लेता हूँ, बट अवॉइड करता हूँ कि ना लूँ उस जोखिम को। सो अगर मेरा केस मान लीजिए पोस्ट लंच है, पोस्ट लंच मतलब 2:30 बजे या 12 बजे लगे, क्योंकि वहाँ लिस्ट में आपको पता रहता है ना कि आपका नंबर सबसे पहले है या बाद में। तो अगर 12-1 बजे है, देन आई कैन लीव हाउस बाय 10, जब पीक आवर्स नहीं है, देन आई कैन साइकिल। या फिर जल्दीबाजी नहीं है, चिल मारने जाना है, मतलब हाई कोर्ट में कोई केस नहीं है, बट मुझे कोई फाइलिंग करने जाना है या दोस्तों से बस मिलने जाना है हाई कोर्ट, व्हाटएवर,
तो तब मैं साइकिल पे चला जाता हूँ, हर रोज़ नहीं जाता था, बट अब क्योंकि बहुत पास ही है तो अगर, और कई बार साइकिल से जाना इज़ मोर टाइम एफिशिएंट, बिकॉज आप जाओगे, उबर बुक करोगे, उबर वाला एकदम से तो नहीं आएगा, वो कैंसिल 5-7 मिनट करेगा। लगाएगा, ट्रैफिक होगा, साइकिल तो ट्रैफिक के बीच में से भी निकल जाती है, सो साइकिल समटाइम्स इज मोर टाइम एफिशिएंट देन अ कैब और एन ऑटो और कार। सो अब तो लगभग डेली हो रहा है, एक्सेप्ट व्हेन आई हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ फाइल्स, तो सिर्फ फाइल कैरी करने के लिए तो आपको बैकपैक बैकपैक में करना नहीं हो सकता, देन आई गो बाय ऑटो, अदरवाइज आई गो बाय साइकिल। सो गौरव, आप इंडियन अकाउंटेबिलिटी सेंटर के को फाउंडर भी हैं, With तो क्या विजन है और कैसे स्टार्ट किया इस इनिशिएटिव को? yeah, राजीव जी, जो who happens to be the inaugural person of this podcast, तो राजीव जी, राजीव अग्रवाल and दुर्गेश नंदन are the other two co-founders, और I think इसके तार भी नजमा से जुड़ते हैं। हाँ, तो नाम से भी जाहिर है इंडिया अकाउंटेबिलिटी सेंटर, तो अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, किसकी अकाउंटेबिलिटी? तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी, किसके प्रति? जनता के प्रति। फॉर व्हाट? फॉर द प्रॉमिसेस दैट दे मेक टू दोज पीपल। तो इनफैक्ट जब हम शुरुआत में इंटर्न्स हायर कर रहे थे, या अभी जब हम फेलो हायर कर रहे हैं, तो उस जेडी में जो हम नजमा का लिंक भी भेजते थे उनको, ताकि वो उसको पढ़ लें और समझ लें कि हम क्या करना चाह रहे हैं और नजमा जजमेंट किस तरीके से उसको प्रभावित करती है। तो अभी नजमा को थोड़ा सा साइड में रखते हुए इस इंडिया अकाउंटेबिलिटी सेंटर में हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि इसको हम जो जजमेंट हम नजमा केस में ला पाए वो वैसा कुछ पैन इंडिया हम करें। बिकॉज इमेजिन इफ दिल्ली में ऐसा हो सकता है जब कि एक चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस करे और मुकर जाए, तो बाकी राज्य के चीफ मिनिस्टर्स कोई दूध के धुले और बहुत ज़्यादा सत्यवान तो है नहीं, वो भी ऐसे ही करते होंगे कि प्रॉमिस करते होंगे या मुकर जाते होंगे। ये अलग बात है कि वो हमें पता नहीं है, अभी इतने हाईलाइटेड नहीं है, या फिर उनके पीछे कोई वैसे नहीं पड़ा जैसे नजमा पड़ी। नजमा इज़ अ फैंटास्टिक लेडी, मतलब उनके जितना सब्र कि इतने साल से केस चल रहा है, लेकिन आज भी जब एफिडेविट साइन करने की ज़रूरत होती है, शिव उनसे कि अरे गौरव यार, यहाँ कहाँ किस चक्कर में पड़े हो, कुछ नहीं में होना जाना, कुछ क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो ना इसको। हाँ, आते हैं, एफिडेविट साइन करते हैं। एंड एज ए पिटिशनर, आप एज ए वकील, मतलब वकील को पिटिशनर से ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है, थोड़ा करेज चाहिए होता है कि हाँ चलो हम आपके साथ हैं, और जब कभी भी एफिडेविट वगैरह साइन करने हो या वकालतनामा साइन करना हो, कुछ भी, वो बस इतना। ज़्यादातर पिटिशनर्स उसमें भी साथ नहीं देते, बिकॉज दे द प्रोसेस इज़ सो लॉन्ग ड्रॉन दैट आपकी जो शिद्दत पहले दिन होती है केस फाइल करते हो, वो 6 महीने बाद, 6 साल बाद नहीं रहती। तो नजमा में थी, तो जिस वजह से वो जीत पाई, और अभी भी केस चल रहा है। तो बस यही है कि बाकी राज्यों में शायद कोई उस शिद्दत से उन प्रोमिसेस के पीछे अभी नहीं पड़ा है। तो अगर हम वो सारे प्रोमिसेस इकट्ठे कर पाएँ एक जगह, ताकि दुनिया उनको देख सके, और सिर्फ दुनिया नहीं, कुछ जर्नलिस्ट और कुछ वकील भी देख पाएँ, और लोग देखें कि यार ये तो है, और अगर एक नजमा जजमेंट एग्जिस्ट करता है, उसके बेसिस पे हम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, मणिपुर में, केरला में ऐसे जजमेंट्स ला सकते हैं कि प्रॉमिस करोगे तो आपको ऑनर करना पड़ेगा। तो दैट विल probably bring some change the way a lot of politicians तो एक जेनरिक वर्ड हो गया, बट दोज पॉलिटिशियंस who hold power on our lives, especially ministers, chief ministers, अगर जितने 26-28 जितने भी राज्य हैं, उनके चीफ मिनिस्टर्स ही जो प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर वो ही ऑनर होने लग जाएं, बाकी जो इधर उधर के जो नेता हैं, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गया, उन सबको तो भूल जाओ। अभी सिर्फ चीफ मिनिस्टर जो प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर वही इम्प्लीमेंट होने लग जाएं, तो ही शायद बहुत लोगों का भला हो जाएगा।
और ये प्रोमिसेस हम वैसे प्रोमिसेस प्रायोरिटी पे रख रहे हैं जो क्रिटिकल स्टेज में दिए जाते हैं. एक बस जा रही है हाईवे पे, या अगर आपका पहाड़ी क्षेत्र है तो गड्ढे में गिर गई, 15 लोग मर गए. चीफ मिनिस्टर कैमरे की जो बाइट्स के लिए पहुंच जाते हैं वहाँ पर. देखिए हम कितने अपने राज्य के लोगों के लिए हमारा दिल कितना पिघलता है. पहुंच जाते हैं वहाँ पे, हर एक मरने वाले के फैमिली के साथ हम हैं, हम उनको 15 लाख रुपए देंगे, जो मर गए हैं उनको 15 लाख देंगे, जिनका हाथ पैर टूटा है या विकलांग हो गए हैं उनको हम 1 लाख देंगे, जो भी व्हाटएवर. नाउ दीज प्रोमिसेस आर मेड ऑन द स्पर. लेकिन हर एक मीडिया पे आता है, हर एक चैनल पे आता है, अब यूट्यूब पे अभी आने लगा है. बट उस वक्त जब चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस करा वो किसी पॉलिसी में तो नहीं था. वो पहले पॉलिसी बना के तो प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, वो पहले प्रॉमिस कर रहे हैं फिर पॉलिसी बनाने की सोचते हैं. और ज़्यादातर केसेस में वो नहीं बनाते हैं, वो बस बोल के चले आते हैं. एंड इट्स फैक्ट कि आप जब देखोगे, जब कोई ओलंपियन गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल जीत के आता है, उनको बोलते हैं हमारे देश की बेटी ने नाम रोशन कर दिया है, 1 करोड़ 10 करोड़ बारिश हो जाती. कुछ मिल जाता है उनको, ऐसा नहीं कह रहा कि कभी नहीं मिलता है. बट you will see a lot of news reports where they say कि that lady is still waiting after एक ओलंपिक के बाद दूसरा ओलंपिक आ गया, उसको पिछले ओलंपिक का इनाम राशि नहीं मिला. So this is a rampant बीमारी of most politicians that they go and promise and nobody holds them accountable. तो ये सारे promises अगर हम इकट्ठे कर पाए और इनको हम लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा पाए, और या तो सोशल प्रेशर से ही वो खुद ही ऑनर करने लग जाए. अगर दिखने लग रहा है कि ये आप कर रहे हो, ये आपका कुकर्म है, तो शायद वो खुद ही करने लग जाए. और नहीं तो मेरे जैसे या कुछ और जो अगर वकील हैं और कुछ नजमा जैसे लोग हैं जो टिकने का दम रखते हैं, तो वो लड़ेंगे. अगर इस जजमेंट का यूज़ कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है. अगर ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो डबल बेंच है वो इसको पलट देता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, देखते हैं. बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि अगर आईएसी बनता है और आईएसी के माध्यम से ये सारे प्रोमिसेस टेबुलेट हो जाते हैं और उनमें से कुछ केसेस बन जाते हैं और कुछ केसेस जीत जाते हैं, हो सकता है दिल्ली सरकार दिल्ली हाई कोर्ट पलट दे. लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ अलग जजेस हैं, उनका कुछ अलग दिमाग है. हो सकता है वो कहें कि नहीं, सिंगल जज वाला जजमेंट सही था, हम उसको मानेंगे. बॉम्बे हाई कोर्ट का अलग जजमेंट है, तो वो फिर 2 डिफरेंट जजमेंट हो जाएंगे, वो फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा. हमें अपना काम करना है. हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल टू देयर प्रोमिसेस. हाई कोर्ट क्या सोचता है नहीं सोचता है वो बात की बात है. बट आज की डेट में हमारे फेवर में जजमेंट है और उसका हम यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. हो सकता है अगर 10 केसेस ऑलरेडी ऐसे आ जाएं जिसमें अलग अलग हाई कोर्ट बोले कि नहीं प्रॉमिस आपने करा था तो मानना पड़ेगा, तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो 2 जजेस हैं वो भी तो सोचेंगे ना. जब भी सोचेंगे, 3 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा, वो भी तो सोचेंगे ना कि अरे अगर 10 हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि मानना पड़ेगा, तो हम कौन हैं जो कहें कि ठीक है. अगर वो पलट देंगे तो वो अलग बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर सकते. बट it will be a good step to take in this direction कि आप तो कम से कम ये चीज़ पब्लिक डोमेन में लाएं, बाकी जो होगा देखा जाएगा. एक चीज़ मैंने नोटिस करी, आपकी हिंदी बहुत शुद्ध हिंदी, क्लियर एंड क्लीन है. तो पूरी जिंदगी दिल्ली में ही जिया हूं मैं. नहीं, फिर भी काफ़ी मतलब मैंने आपके पोस्ट भी काफ़ी देखे हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ. अच्छा. तो आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं हिंदी में या रुचि रखते हैं? बुक्स तो पढ़ता हूँ, रुचि भी रखता हूँ. बट मेरी मम्मी इज़ MA इन हिंदी, तो शायद बाय डिफ़ॉल्ट मुझे थोड़ी सी ज़्यादा हिंदी आ गई है. और 10वीं तक मैंने हिंदी पढ़ी है और मुझे हिंदी काफ़ी पसंद भी थी, एटलीस्ट टिल दैट टाइम. तो वो जो अलंकार हैं और ये सब, सो आई एन्जॉयड रीडिंग हिंदी टिल आई कुड. बट भारत का जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि आप 11वीं में आपको सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं. और मेरे ज़माने में, अब तो मतलब आई कैन कॉल माई सेल्फ डायनासोर, तो मेरे ज़माने में वो था कि अगर आप साइंस ले रहे हैं तो आप हिंदी नहीं पढ़ सकते.
हाँ राइट. हिंदी बीइंग अ लैंग्वेज वाज एन आर्ट सब्जेक्ट. तो आप आर्ट्स पढ़ेंगे तो शायद हिंदी पढ़ सकते हैं. और मेरे स्कूल में तो हिंदी का ऑप्शन था. मेरे स्कूल में ज्योग्राफी का भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था ज्योग्राफी पढ़ने का. बट इफ आई एम स्टडिंग साइंस आई कांट स्टडी ज्योग्राफी. तो वो मिक्स एंड मैच का ऑप्शन नहीं था. तो वही जो लिमिटेड 5 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एंड इंग्लिश. सो दैट्स व्हाट आई एंडेड अप स्टडिंग. फेवरेट ओटीटी सीरीज क्या है या डॉक्यूमेंट्री कह लो? ओटीटी सीरीज मेरे पास देखते है नहीं. नहीं. वो सब्सक्रिप्शन होते हैं जो मैं. ओके. बट हाँ, मैंने पहले कौन सी देखी है मैंने? अच्छा, लॉन्ग 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 टाइम अगो तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स इज एन ओटीटी थिंग राइट. बट वो बहुत टाइम पहले था और मेरी फेवरेट नहीं है. बट हाँ, मुझे आई एंजॉयड इट वॉचिंग इट. एक अभी हॉटस्टार पे एक लॉ बेस्ड ही आया है जिसमें अदालत, आई डोंट नो, दिस वेरी पॉपुलर एक अदालत थी वेरी Hotstar पॉपुलर एक्टर. हॉटस्टार में जो, बिकॉज इट्स अ कोलैबोरेशन ऑफ डिज्नी एंड हॉटस्टार, तो रादर देन वॉचिंग ओटीटी आई प्रेफर वॉचिंग मूवीज, ओके स्पेशली डिज्नी एंड पिक्सार मूवीज. ओके. सो एनिमेशन मूवीज मुझे लगता है कि दे आर वर्थ योर टाइम बिकॉज दे एंड अप गिविंग ए सोशल मैसेज, telling you deep human messages through animation characters. For example, there is a movie, अभी लास्ट मूवी जो मैंने देखी जिसका मैं एब्सोल्यूट फैन हूँ, वो तो मैंने थिएटर में जाके देखी है, वो भी 2 बार, विच इज द वाइल्ड रोबोट. अमेजिंग मूवी, अमेजिंग. तो उसमें कैसे एक रोबोट जंगल में, दिस इमोशन ऑफ अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, वो एक रोबोट कैसे अपने आप को मदर बना लेता है एक चिड़िया के बच्चे का, उसको कैसे रेज करता है. फैंटास्टिक. उसके अलावा जो डिज्नी हॉटस्टार पे जो भी रिसेंटली देखी है, एक है लूका, लूका या लूका व्हाटएवर, तो वो भी एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है. एक और है एनकांटो इन, हाँ. और इसमें मतलब ये मूवीज ये दिखाते हैं कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर पाता या कर पाती. मतलब उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर है, बस उसी के पास मैजिक पावर्स नहीं है, उसकी पूरी फैमिली के पास मैजिक पावर्स है. तो कोई कुछ कर सकता है, कोई घर, मतलब व्हाटएवर द मैजिशियंस डू, आप बादल ला सकते हो, आप किसी को अभी कुछ सुन सकते हो. ऑल हैव सीक्रेट पावर्स इन अ वेरी डिफरेंट वे, बट दिस गर्ल डजंट हैव. सो वो पूरी जिंदगी इस हीन भावना में जीती है कि मेरे पास तो मैजिक नहीं है, बट कैसे वो मैजिक ना होते हुए भी कुछ कर पाती है. एंड देन यू रियलाइज कि योर वर्क इज मैजिक इन इटसेल्फ, लाइक यू डोंट नीड समथिंग स्पेशल. ऐसे कुंग फू पांडा में भी मतलब वो था ना कि देयर इज सम सीक्रेट सॉस, बट देयर इज नो सीक्रेट सॉस. यू बिलीव कि इसमें सीक्रेट सॉस है तो है. तो ये चीज़ें हैं मुझे काफ़ी इंस्पायर करती हैं. और हर वक्त आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते, राइट. तो बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जब आपको लगता है कि अरे यार आधे बुढ़े तो हो गए, जिंदगी में कुछ किया नहीं, ये वो. सो दीज काइंड ऑफ मूवीज ब्रिंग यू बैक टुगेदर दैट नो यू कैन डू समथिंग. सो दैट वे. फेवरेट बुक कोई? बुक जो मैंने पढ़ा था वो एक ऐसे था, छोटा सा ऐसे था. वो बुक तो नहीं है, ऐसे ही कहलाया जाएगा, बट वो बुक के फॉर्म में था. भगत सिंह का व्हाई आई एम एन एथीस्ट. तो मेरे पास है पर मैंने पढ़ा नहीं आज तक. तो आई थिंक दैट, मैं पहले भी नहीं मानता था कि ऐसा कोई भगवान होता है, बट आफ्टर दैट जब मुझे लगा कि भगत सिंह भी वही मानता है जो मैं मानता हूँ, तो मैंने कहा इट्स गुड टू बी एन एथीस्ट. तो वो एक विच इन्फ्लुएंस्ड मी इन अ वे कि टू
to stop being a believer and become an atheist is a big decision. So if that book has influenced me, so that's why it's a special book. Other than that, काफ़ी हैं लेकिन ऑन द स्पॉट याद भी नहीं आ रही. बट अभी रिसेंटली मैंने एक पढ़ी है, द साइंस ऑफ बीइंग लकी, जिसमें आप सोचते हो ना कि अरे मैं लकी नहीं हूँ तो इसीलिए मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया. तो हाउ, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड बीइंग लकी? वन ऑफ द साइंस इज कि इफ यू थिंक यू आर लकी, you end up doing things which create such situations that you become lucky. So if you think you are lucky, if you start thinking that you're very courageous और कुछ भी मतलब इस तरह का, तो आप वैसे एक्शन करने लगते हो कि आप किसी से जाके वैसे आप थोड़े शर्मा जाओगे या कोई बैठा हुआ है आप हेलो नहीं बोलोगे. बट इफ यू थिंक यू आर वेरी कैरिज्मेटिक पर्सन या आप बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन हो खुद, तो उसको यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाय ये, और पता लगा वो एक लॉयर ढूंढ रहा है, उसका कुछ है. सो दैट वुड हैव नेवर हैपेंड अगर आप हेलो ही नहीं बोलते. तो क्योंकि आप बिलीव कर रहे हो कि आप करेजियस हो या आप लकी हो, तो आपने वो काम किया जो एक लकी पर्सन या करेजियस पर्सन करता है, और उससे उसने बोला कि यार मेरा केस करवा दो यार, सीरियसली यार, और आपने कर दिया, उससे कुछ और हो गया, उससे कुछ और हो गया. सो बीइंग लकी इज, इफ यू थिंक यू आर लकी, यू आर लकी. इफ यू डोंट थिंक यू आर लकी, सो ये एंड फ्यू अदर बुक्स. आई मीन कुछ पोइट्री की. हाँ, मेरे एक फ्रेंड हैं जो वकील हैं और पोइट्री का भी शौक रखते हैं, तो उनकी एक बुक है बिलवड दिल्ली, तो वो अच्छी लगती है क्योंकि उसमें दिल्ली के जो अभी तक मेजर शायर रहे हैं उनकी जिंदगी के बारे में भी लिखा हुआ है और उनकी शायरी के बारे में भी लिखा हुआ है. तो दैट्स अ गुड वे टू अंडरस्टैंड अ शायर, नॉट जस्ट बाय हिज शायरी बट ऑल्सो अबाउट हिज लाइफ. इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ बायोग्राफी एंड द बॉडी ऑफ वर्क. और एक और बुक है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, which talks about negotiations. तो एज अ लॉयर आप नाउ, स्पेशली जब से मेरी फेलोशिप बंद हुई है, तो अब तो मुझे फीस के लिए भी नेगोशिएट करना पड़ता है ना. तो क्लाइंट तो हमेशा चाहेगा कि कम से कम दे, और आप ऐसा तो नहीं चाहोगे कि आप उससे ही पूरा अपना सब उसको खत्म करके सब हड़प लो, बट यू विल वांट a decent money which you can pay towards your rent or stuff like that. So how to negotiate is something that you can learn from that book. That's why I baaki to okay, so we are now at the end of conversation. Thank you गौरव कि आप आए इतना टाइम देके, और काफ़ी इंसाइटफुल था. मतलब बहुत सारे डिस्कशन हमने किए, बहुत डीप थॉट्स भी हमने काफ़ी कैप्चर करे. सो या, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो इंटेंटली फॉर सो मेनी टाइम्स. काश हाई कोर्ट के जजेस भी ऐसे मुझे सुने तो मैं और ज़्यादा केस जीत पाऊँ. ऑल द बेस्ट, और आई नो यू विल डू ग्रेट इन योर लाइफ. थैंक यू. या, थैंक यू सो मच.